नमस्कार। आज गुरुवार और हमारे मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी सेक्युलर लोकशाही आंदोलन की वीकली मीटिंग में सबका स्वागत है। ऐसे तो एक वीक के अंदर दुनिया और देश में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं और उसके बारे में सबसे रिस्पॉन्स अपेक्षित है, पर सबके बारे में बात करना मुश्किल है। जो सबसे बड़ा हमें लगा, बात चल रही थी वोटर्स लिस्ट के हाइड्रोजन बॉम्ब की, उसके बदले नया H1B का हाइड्रोजन बॉम्ब आया अमेरिका से। और हमें सबको पता है कि अमेरिका में H1B वीजा लेने वाले सबसे ज्यादा इंडियंस है। और ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे उसके बारे में काफी अवरोध पैदा किए, काफी उसकी कंडीशन रखी, एंट्री लेवल से लेके प्रोफेशनल लेवल, क्वालिफाइड लेवल और बहुत ही सीनियर लेवल, ऐसा उसमें काफी अ, जो शर्तें रखी गई, उसके कारण पूरे देश में हंगामा हो गया। ऐसे तो बताते नहीं है लोग कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध क्या हो रहे हैं, 50% टैरिफ, 25% टैरिफ। ट्रम्प साहब भी हर रोज अलग अलग बात करते हैं। कल तो उन्होंने हद कर दिया, यूएन में जो बात की, उन्होंने सबको वार्निंग दे दिया, यूएन को भी वार्निंग दे दिया, नाटो को भी वार्निंग, भारत को भी वार्निंग, सब देशों को, कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके कारण अमेरिका का ये हाल है। अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके सामने अमेरिका गुड अगेन, ये भी मूवमेंट चल रही है। तो ये भारत और अमेरिका संबंध के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? ऐसे तो लगता है कि अमेरिका हमारे साथ कितना भी टैरिफ लगाए, कुछ भी हो, हम आत्मनिर्भर भारत है, स्वदेशी की बात चलने लगी। जैसे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हम आ गए, ऐसे मिनिस्टर लोग बाजार में घूमने लगे कि स्वदेशी लो, स्वदेशी लो। ये एक अजीब माहौल देश में पैदा हुआ और ऐसे दिखाया जा रहा है कि अमेरिका को लॉस होगा, हमें कोई लॉस नहीं होने वाला है। ये भी एक अजीब बात है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट जानते हैं कि आखिर में कितना लॉस भारत को, भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा है, खास करके टेक्सटाइल, डायमंड और ये जो है, उसमें हमारा काफी लॉस होने वाला है। बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड एक पिक्चर है और इसमें H1B वीजा की बात है। एंड अमेरिका में अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका गुड अगेन, वहाँ भी सेंसरशिप की बात है। जैसे जॉन कीमेल के शो पे बान लगा दिया गया, वहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आज अ, उस पे अटैक हो रहा है अमेरिका में। वहां तक कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके जो नेशनल पार्क है, हमें सबको पता है कि अमेरिका एक टाइम पे वहाँ स्लेवरी का बहुत दबदबा था और स्लेवरी के खिलाफ वहाँ काफी बड़ी मूवमेंट हुई और अब्राहम लिंकन के टाइम पे स्लेवरी का एबोलिशन का कानून भी बनाया गया। और हमें वो भी इतिहास में पता है कि अमेरिका के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज वॉशिंगटन, जो अमेरिका के इंडिपेंडेंस के उसमें भी बड़ा रोल किया था, वो खुद बहुत सारे स्लेव्स के मालिक थे। और ये स्लेवरी का जो इतिहास है अमेरिका का, उसको अभी नेशनल पार्क उनके है, म्यूजियम्स जो है, वहाँ गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आप ये हिस्ट्री को निकाल दीजिए। ये बात भुला दीजिए कि हमने ऐसा कोई टॉर्चर किया था, हमने स्लेवरी का इतना व्यापार किया था, हम स्लेव्स लाए थे अफ्रीका से खरीद के, उनका इतना एक्सप्लॉइटेशन किया था, उनके साथ इतना क्रुएल्टी किया था, इतना इनह्यूमन व्यवहार किया था। जैसे हमारे देश में अभी हिस्ट्री का नहीं बदला जा रहा है, नहीं लग रहा है कि एक जैसा ही हो रहा है। तो अमेरिका में भी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ऑर्डर कर रहे हैं। हमारे बहुत जाने माने अखबार ने संडे के सप्लीमेंट में एक बड़ा आर्टिकल भी उसमें आया कि अमेरिका में कैसे हिस्ट्री को बदला जा रहा है। वो बात भुला देना चाहते हैं कि अमेरिका में सब कुछ पहले से अच्छा ही है, पहले से ही डेमोक्रेसी है। तो हमें ये भी पता है कि रेड इंडियंस के साथ जो एबोरिजन थे अमेरिका के, उनके साथ भी कैसा व्यवहार किया गया था। ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, ये बात बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज की है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, उसमें ब्रिटेन भी है। बहुत सारे देशों ने स्लेव्स का व्यापार किया था और हमारे अफ्रीकन एशियन कंट्रीज के लोगों को, खास करके अफ्रीकन लोगों को कैसे स्लेव्स बना के उनको काम में लगाया था। एक ब्लैक हिस्ट्री है, पर हिस्ट्री है, उसको हम भुला नहीं सकते। और भुलाने का क्या कारण है? उसमें से कोई लेसन लेना चाहे तो ठीक बात है, लेसन ले पाए इसलिए तो उसका म्यूजियम में उसको जगह दिया गया, इसलिए नेशनल पार्क में उसको जगह दिया गया। पर लेसन लेने के बजाय ये हिस्ट्री में से उसको रिमूव कर दो, उसको एबोलिश कर दो, ये जो रवैया है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बहुत चिंता की बात है। तो
अमेरिका और भारत के जो संबंध है या भारत अमेरिका के जो संबंध है उसमें कितना तनाव है, कितना क्या क्या फर्क आता है। ऐसे तो ओबामा के टाइम से 2014 से भारत का फिर से अमेरिका जाना आना, और उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार में जो सबसे बड़ा भारत के लोगों को ये किया गया बैकस्टेबिंग न्यूक्लियर डील में, वो बात को हम भूल गए हैं। पर ये बहुत ही गजब हो गया था, न्यूक्लियर डील जैसे हुआ था उसमें मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने भारत के लोगों को बैकस्टेबिंग किया था। ये बात मैं डिटेल में अभी मैं नहीं जा रही हूँ, पर भारत अमेरिका संबंध के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। और नहीं सिर्फ भारत के साथ, पूरे दुनिया के देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों के बहुत पहलू है। और आज तो हम अमेरिका को एक पूरा स्वर्ग के रूप में देखते हैं। सब लोग वो डॉलरिया देश में जाना चाहते हैं, सब लोग अपना नसीब आजमाना चाहते हैं, वहां जाके पूरा लाइफ बदल जाएगा, इसलिए इतना क्रेज है। क्रेज शब्द इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ क्योंकि गुजरात में से काफी फैमिली अमेरिका रेगुलर मतलब लीगल वे में नहीं जा पाते हैं, तो इलीगली जाने के लिए काफी लोग मारे गए। वो अभी अभी की बात है। और ऐसा नहीं कि घर में कुछ भी खाने का नहीं है और कुछ भी नहीं है इसलिए जा रहे। कंपैरेटिवली ठीक से मिडिल क्लास फैमिली वहां दौड़ लगा रहे, अपना यहाँ प्रॉपर्टी बेच के इतने लाखों रुपये का इंतजाम करके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और वो क्रॉस नहीं कर पाते, मैक्सिको बॉर्डर पे जाते हैं, और ये बहुत सारी कहानियां हैं। पर अभी जो H1 के लिए 88 लाख देना होगा फी, तो उसके बाद में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लैरिफिकेशन दिया कि वो वन टाइम पेमेंट होगा, एनुअल नहीं होगा। ये पहले वाले जिनको मिल गए उनको नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आए, पर वो बॉम्ब के रूप में सबके ऊपर आया, और हमारे गुजरात में उसकी सबसे ज्यादा फील हुआ सबको, क्योंकि यहाँ से ज्यादा लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। और क्या करेंगे, आईटी कंपनी क्या करेगी, आईटी कंपनियों का क्या होगा। उसके बाद आईटी कंपनियों के बॉस के साथ ये भी मीटिंग भी किया ट्रम्प ने। और वहाँ एक मुझे नहीं पता वो सही है कि नहीं, पर सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है कि सुंदर पिचाई से ट्रम्प ने किया कि आप हमें मतलब आपकी कंपनी हमें सरेंडर करे। तो लोग बोल रहे, सुंदर पिचाई ने बोला कि मैं तो भारत से आया, भारत के वहां से एजुकेशन मेरा मिला, मेरा ये सब जो अभी मेरा एक्सेलेंस जो है, मेरा प्रोफेशनल एक्सेलेंस, वो भारत को क्रेडिट उसका जाता है, तो मैं भारत के साथ कुछ भी ये नहीं कर सकता हूँ। ऐसा सोशल मीडिया में काफी वो डिस्कशन या इमेजिनरी डिस्कशन वायरल हो रहा है, और सब ये कर रहे हैं कि नहीं अमेरिका को लॉस होगा। ये जो कंपनियां हैं आईटी कंपनी, उसके सब सीईओ तो भारतीय है, उसके बड़े बड़े लोग जहाँ वहाँ है वो सब भारतीय लोग हैं। अभी ब्रेन ड्रेन की थियरी तो दादा भाई नवरोज जी के 200 साल है, उसको कोई याद नहीं कर रहा है। ब्रेन ड्रेन तो होने दिया, ब्रेन ड्रेन को हमने रादर अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखा, वो हमारी क्वालिफिकेशन और जो कैपेसिटी है उसकी एग्जाम्पल के रूप में देखा। तो इसके बीच में आज हम विषय पे चर्चा कर रहे हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग विषय भी है और डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स, तो काफी लोग इसके बारे में बताना चाहेंगे। मैंने शुरुआत की है, द्वारिका नाथ जी उसमें ऐड करेंगे, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, सब लोग उसमें हिस्सेदारी करेंगे। मैं द्वारिका नाथ जी को रिक्वेस्ट करती हूँ इसको आगे करें बात को। નમસ્તે. મોમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી ને બધાને સ્વાગત છે આપણે ગુરુવારે મીટિંગમાં. આપણે તો ગુજરાતીમાં પહેલા ચર્ચા કરતા હતા, પણ ત્યાંથી ઓલ ઇન્ડિયા લેવલ ઓનલાઈન મીટિંગ ચાલે છે. આપણે હિન્દીમાં જ વાત કરીએ છીએ કેમ કે હિન્દીના ઓડિયન્સ ઊભા થયા છે. એ લોકો પણ આપણે જે વાત કરીએ છીએ એને સાંભળતા હોઈએ છીએ, એને કોમેન્ટ પણ કરતા હોઈએ છીએ. તો इंडो यूएस रिलेशनशिप आज नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। और गद्दर की आप बात याद करेंगे, गद्दर गद्दर पार्टी वहीं बनी, गद्दर का गूंज जो हुआ जब ये दुनिया का जो हुआ, टोटल दुनिया जो है माइग्रेशन से टिका हुआ है। माइग्रेशन का लेना है नहीं देना है, आना है नहीं आना है, जो चल रहा है
सारा दुनिया का इतिहास देखेंगे तो ये माइग्रेशन के टिका हुआ है। कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से गया, आइए आओ मैडम, कौन आया कौन गया, अभी नहीं आ सकते, बाद में आना, अभी नहीं। तो ये माइग्रेशन तो कब से चल रहा है पूरा। अमेरिका में भी काफी माइग्रेशन पहले से भी चल रहा है। जैसा कोलंबस ने तो अमेरिका डिस्कवर किया, ऐसा इंडिया ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गए, अमेरिका में पहुंच गए और सोना उनको मिला, चांदी उनको मिला। लेकिन बाद में ब्रिटिश का पूरा राज चला, ब्रिटिश का जो कॉलोनियलिज्म का चला, उसका ब्रिटिश का, स्पेन का, पुर्तगाल का, ये सब जो चला, तो उसी टाइम पे ब्रिटिश लोग जो यहाँ इंडिया में शासन करते थे, ये लोग इंडियन लोगों को बैठा, बिहारी, यूपी, उड़िया, साउथ इंडियंस को बैठा सीट में, हम ले जा रहे हैं, अच्छे जगह में ले जा रहे हैं, लेके मॉरिशस में छोड़ दिया, वेस्ट इंडीज में छोड़ दिया, गन्ने का काम वहां किया वो लोगों ने, कभी वो लोग वापिस नहीं आ पाए। यहाँ तक कि मॉरिशस में तो वहाँ बिहार का तो लेन भी है, पटना लेन है, वो लेन है, वो सब जगन्नाथ ऐसा कोई नाम भी है, वो सब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नाम भी है। वेस्ट इंडीज में क्रिकेट प्लेयर भी कुछ भी तो इंडियन नाम है, वो रोहन कनाई, कालीचरण, ये सब का नाम भी ऐसा ही है। तो वो लोग तो इतना दूर गए कि उनको, उनके बारे में हम सोचते भी नहीं, बात भी नहीं करते। और डायस्पोरा वाले भी ज्यादा बात उनके बारे में बात, डायस्पोरा वाले को एजुकेटेड लोग के लिए डायस्पोरा होता है, जो अनक्वालिफाइड, अनएजुकेटेड, इनके बारे में बात नहीं होता है। तो पुराना पुराना जो जो बिहारी यूपी लोगों को बैठा दिया, मैंने 3-4 महीने चल रहा है, उनको छोड़ दिया वेस्ट इंडीज में। वो गन्ने का खेती हो रहा था, गन्ने का खेती करवाया, गन्ने का खेती और भी काफी काम। तो ब्रिटिश जब राज था, ये तो लोग को लेकर कहाँ छोड़ते थे, क्या करते थे, वो पता नहीं, ये उनका चलता था। ये तो बड़ा 300 साल में यही चलते आ रहा था। ऐसे होते थे काफी लोग अमेरिका भी चले गए, इंडिया से भी काफी लोग अमेरिका भी गए, कभी पंजाबी लोग भी गए, साउथ इंडियन भी गए। ऐसे हमारे कमला हरीश तो हमारे कैंडिडेट भी रहे, मैंने वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट भी रहे, वो भी तो शायद वो गन्ने काटने के, गन्ने का काम करने के लिए शायद पूर्वज गए थे, उनका लोग गए थे शायद, मुझे तो गए थे वो लोग। तो ऐसी चीज में तो बाद में वहाँ पंजाबी लोग गए, मतलब पहला जब भारत का आजादी का लड़ाई चली, और अमेरिका में भी उस टाइम पे भी वहाँ अमेरिका में क्रांति हुई, और वहाँ ब्रिटिश सरकार को उन्होंने, ब्रिटिश सरकार हटाया, और फ्रांस का इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के बाद से इंस्पायर्ड फील किया, फ्रांस का सपोर्ट में उन्होंने ब्रिटिश को हटाया वहां से। और उसकी देन में ब्रिटिश ने, फ्रांस ने वो स्टैच्यू लिबर्टी भी उनको प्रेजेंट किया, जो आज वहां है, वो फ्रांस का देन है। लेकिन जो इंडियन लोग जो गए, वो भी भारत के आजादी के वो लोग गए थे, लेकिन आज इंडिया का खून तो था, उनके रिलेटिव तो यहाँ तो थे। उनको लगता था, भले मोबाइल का फोन बात नहीं होता था, चिट्ठी विट्ठी मिलता नहीं था, लेकिन उनको लगता था कि हमारे देश में अंग्रेज लोग शासन कर रहे हैं। और यहाँ जो है कि अमेरिका में पहला भी वहाँ जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, रूजवेल्ट थे, लिंकन आए, ब्लैक स्लेव के खिलाफ जो इनके जो लड़ाई करते थे, उसकी आवाज का गूंज, ये सब उनका अमेरिका में भी जो एटमोस्फेयर था। और साधारण लोग का भी, कोई भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट होता था, उसको अमेरिका के लोग भी सपोर्ट करते थे, साधारण लोग सपोर्ट करते थे। उसी के आधार पर गद्दर जो कुछ था, गद्दर का गुंज, गद्दर का जो पार्टी जो बनी ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो बनी हुई थी, शायद 1915-14 में ऐसा बनी, डेट मुझे पता नहीं। गदर का ऑफिस भी था, एक पेपर भी निकलता था, और बाद में कमागता मारू करके जो जहाज भी निकला, कनाडा से निकला था, और भी आप जानते होंगे, बज में लैंडिंग किया। तो ये अमेरिका के साथ हमारा कनेक्शन था, फ्रीडम का कनेक्शन था। लजपत राय भी जाते थे वहाँ, लोग इंस्पायर भी करते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी गए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्पिरिचुअलिज्म के बात पर विवेकानंद भी गए थे, वर्ल्ड ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में भाषण दिया था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने पहला एड्रेस किया था। वो विवेकानंद के माध्यम से हमारा एक संबंध इस तरह से होता है। तो तब तक तो कोई बिटर था नहीं भाई कि कितने इंडियन आएंगे नहीं आएंगे, कितने इंडियन जाएंगे नहीं जाएंगे, कितना आईटी वाले आएंगे, कितना लेबरर आएंगे। सब जगह लेबरर की जरूरत थी, मजदूरों की जरूरत थी, तो लेबर आओ आओ आओ। और कुछ लोग भी, ये बात बिल्कुल छुपाई गई है, अमेरिका में भी भारत का आजादी की लड़ाई जो करते थे, उनका भी सजा भी वहां हुआ। कुछ लोग को शायद बहुत ही लाइफर भी हुआ, कुछ लोग फांसी भी हुआ। बहुत ही इसको बहुत ही कम रेफर किया जाता है, क्योंकि तो आजादी के बारे में, इंडिया का आजादी के बारे में अमेरिका में लड़ाई करते थे लोग, तो उनको इंडियन अमेरिकन गवर्नमेंट
ठीक नजर से देखा नहीं। लेकिन ये तो अमेरिका के साथ तो इंडिया तो मान लीजिए पहले से ही आकर्षित था, ये इंडिया का बारे में तो सब जानते हैं। और लेकिन इंडिया का जो आजादी का आंदोलन चल रहा था तब तो गांधी जी भी उन्होंने दृष्टि आकर्षण भी किया था, गांधी जी का नाम भी वहां सुनाई दे रहा था। और ब्रिटिश का साथ उनका संबंध था अमेरिका का, तो ब्रिटिश राज का साथ भी अमेरिकन का संबंध इंडिया में भी था। तो क्रिस्प मिशन जो आया, क्रिस्प मिशन में इसमें भी एक अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट भी था। दूसरी बात भी है, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, कोल्ड वॉर का पीरियड आ गया, माने वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, हिटलर मर गया, ये सोशलिस्ट कैंप खड़ा हुआ, सोशलिस्ट कैंप और अमेरिकन कैंप, सोवियत रशिया का लेड में सोशलिस्ट कैंप, अमेरिका का जो ये में कैपिटलिस्ट कैंप, दोनों आए। वो दोनों के बीच में कोल्ड वॉर पीरियड हम कहते हैं। वो कोल्ड वॉर पीरियड में इंडिया का रोल क्या होगा, इसमें चर्चिल और रूजवेल्ट इन लोग का भी एक रोल रहा। इसमें क्या करना है नहीं करना है, खास करके ऑन कश्मीर, ये बड़ा रोल उनका रहा, उनका कश्मीर को क्या किया जाए। तो ये चाहते थे इंडिया जो है, ब्रिटिश चाहता था इंडिया कॉमनवेल्थ में रहे, और अमेरिका भी चाहता था, इंग्लैंड चाहता था कि इंडिया कॉमनवेल्थ में रहे, और अमेरिका भी इच्छा था कि हमारा भी यहाँ पैर यहाँ वहां रहे। ये पीरियड जो है 46, 47, 48, ये जो पीरियड जो है बड़ा खतरनाक पीरियड है। ये पीरियड हमको ज्यादा जानते नहीं, जो लोग थोड़ा सीरियस अध्ययन करते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, थोड़ा मालूम होता है। तो अमेरिका का इंटरेस्ट इंडिया में बहुत पहले से ही है, आज नहीं कि आज है, लेकिन ये खट्टा मीठा है थोड़ा। 47 आजादी मिली, तो आजादी मिलने के बाद जो उस टाइम पे अमेरिका को लगा था कि अमेरिका के प्रति इंडिया का ये रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, माने वहां उस अलाइनमेंट रहेगा। लेकिन नेहरू जो थे वो ऐसा नहीं किया, उन्होंने इक्वल डिस्टेंस रखने की कोशिश की, सोवियत रशिया और अमेरिका, मतलब 47 से 51 तक उन्होंने वही किया। उन्होंने नेहरू भी जब गए, नेहरू इंदिरा गांधी शायद गए थे पहली बार आजादी के बाद, उनको अच्छा ट्रीटमेंट भी किया नहीं गया। ऐसा है कि जो भी जाते हैं अमेरिका के पास भीख मांगने जा रहे हैं, ऐसा उनका एक बलन था, उनको ऐसे जैसे ट्रीट करते थे, ऐसा ही उनका लेख में भी है। तो बैडली ट्रीटेड, देवर बैडली ट्रीटेड, अच्छा नहीं हुआ था। और बाद में देखा गया कि इंडिया जो है टिल्टिंग टुवर्ड्स रशिया, पूरा नहीं हुआ था, रशिया की तरफ हो जा रहा है, अमेरिका की तरफ नहीं। अमेरिका का अगर एड देना है तो उसमें बहुत कंडीशंस बहुत होते थे, ये कंडीशन वो कंडीशंस, और इंडिया कंडीशंस को वो ये करने के लिए वो तैयार सब था या नहीं था। तो भी उसके बाद में शायद 51 या 53 ऐसा, मुझे डेट याद नहीं है, फूड देना है। फूड माने इंडिया आजादी के बाद यहाँ काफी फेमिन था, हमारे काफी फेमिन, बहुत ही दुर्भिक्ष, खाना पीना, गेहूं चावल का गड़बड़ था, गेहूं का। तो अमेरिका से चावल आने लगा है, ये सही है ना, बाद में बोलते हैं ना क्या PL 480 लेकिन उसे 51 का नाम और कुछ था उसका, और कुछ था, आप करेक्शन कर दीजिएगा इसको। ये पीरियड गया हो, लेकिन खट्टा मीठा संबंध रहा, संबंध अच्छा नहीं था। ये पाकिस्तान वॉर वो तो हुआ 65 में, 62 में जब इंडिया का, जब चाइना के साथ में जब ये हुआ, तो सोशलिस्ट कैंप के हिसाब से चाइना को रशिया सपोर्ट करता था। तो अमेरिका का उसी टाइम ऑटोमेटिकली नेहरू के टाइम पे, उसी टाइम पे गैल्बर्ट जो एम्बेसडर थे, उस टाइम पे अमेरिका का सपोर्ट का एक तरह एंट्री हुआ, गैल्बर्ट का माध्यम से इंडिया में एंट्री हुआ। जबकि CIA रोल इन अमेरिका, इंडिया के अंदर में CIA का एक्टिव रोल 59 से शुरू हो गया था, 62 में पूरा के पूरा शुरू हो गया CIA का। 65 में लाल बहादुर शास्त्री आए, जय जवान जय किसान, पाकिस्तान के साथ वार हुआ, और पाकिस्तान को पूरा दम से मिलिट्री का मदद दिया अमेरिका ने, और यहाँ से रशिया से भी मदद मिला, और 65 में पाकिस्तान हार चुका। जय जवान जय किसान का याद होगा स्लोगन। हार जाने के बाद ताशकंद में डिस्कशन हुआ, जो सेटलमेंट हुआ। तो ये जो बात है, तो पाकिस्तान के प्रति माने अमेरिका का ज्यादा टिल्टिंग रहा रशिया को काउंटर करने के लिए तब से। और चाइना के खिलाफ कंटेनमेंट ऑफ चाइना, एंटी कम्युनिस्ट रशिया, जो अमेरिका जो है एंटी कम्युनिस्ट,
चाइना कम्युनिस्ट है, रशिया कम्युनिस्ट है, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। तो एंटी कम्युनिज्म का तो वियतनाम में वार करता था, फ्रांस से ले लिया, वियतनाम का वार ले लिया, लेकिन उसने वार किया, और वो जो वार किया उसको उनको उसे कहने का था कि कम्युनिज्म स्प्रेड हो रहा है, तो वियतनाम में सारे अमेरिकन को जाके वियतनाम में लड़ना चाहिए कम्युनिज्म को स्टॉप करने के लिए। ये डेविल फोर्स स्कूल स्कूल में जाके चर्चा करते थे। जो हम बात करते थे, ओलिवर स्टोन करके एक डायरेक्टर है, वो प्लेटून में इसको बताया है उसको। ये जो बात है, सब एवरी स्टूडेंट शुड गो एंड फाइट इन वियतनाम अगेंस्ट द कम्युनिज्म, ये भी हुआ। तो वियतनाम वार हुआ, अब इंडिया वियतनाम स्टैंड, मतलब डेफिनेटली इंडिया का स्टैंड वियतनाम में अमेरिका के वार के खिलाफ था, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा कुछ बेनिफिट लेने के लिए इंडिया का भी इंटरेस्ट उसमें था। जैसा शक्तिमान ट्रक को भेजना, वो उनका धंधा था इनका, ये सब चल रहा था। ये थोड़ा थोड़ा मन अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, ये चाइना के प्रति जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना, चाइना को यूएन में मेंबरशिप नहीं देना है, ये अमेरिका का स्टैंड था। वो वीटो पावर, 5 या 6 कंट्री थे जिनके पास वीटो पावर था, ये रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब जो 5 कंट्री थे, तो ये वीटो यूज करके चाइना को देना नहीं, और इंडिया सपोर्ट बार बार करता था चाइना को, मैंने यूएनओ में इसको सीट मिलना चाहिए, ये बार बार मैंने इंडिया करता था। तो इंडिया का जो चाइना के प्रति जो सफ्टनेस जो है, तो ऑफकोर्स इंडिया के बाद 62 के बाद बदल गया जो है, उसको इंडिया को पसंद नहीं था। लेकिन इसके बाद 62 के बाद चाइना के साथ में, अमेरिका के साथ में इंडिया का संबंध बढ़ने लगा। ये कौन सा पीरियड होगा, शायद आइजनहवर का ना, आइजनहवर के पीरियड है, ये क्या हुआ मुझे पता याद नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे प्रेसिडेंट्स आए, हमारे नेहरू थे इधर, नेहरू के बाद शास्त्री आए, शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी के बाद वॉज मोर प्रो रशिया देन प्रो अमेरिकन। तो इसके कारण खट्टा, यहाँ तो बहुत खट्टा ही रहा, मीठा तो रहा ही नहीं। तो पूरा इंदिरा गांधी पीरियड में बहुत ही खट्टा रहा। लेकिन इंदिरा गांधी इमरजेंसी भी लाई, वो भी बदनाम भी हुई, दुनिया में बदनाम भी हुई। तो इमरजेंसी के बाद 77 में जनता दल आया, जनता दल आने के बाद मोरारजी देसाई आए, पावर में आए, वो प्रो अमेरिकन की तरफ हो गए, वो झुके प्रो अमेरिकन। 1980 में जब इंदिरा गांधी फिर से पावर में आई, तो उनका इक्वल डिस्टेंस करने की कोशिश की। इससे पहले मैं बात बोलना चाहता हूँ, एक बेंडू कॉन्फ्रेंस था, आई थिंक इट वाज इन 1957 या 57। चाइना चावेलाई, नेहरू, सुकर्नो, टीटो और बेनवेला, इसको लेकर बेंडू कॉन्फ्रेंस बना, जो नॉन अलाइनमेंट, हम लोग जो नॉन अलाइनमेंट कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो नॉन अलाइन है, ना हम लोग रशिया के प्रति हैं ना अमेरिका के प्रति है, हम इक्वल डिस्टेंस हम रखेंगे, अच्छा संबंध रहेगा, और हम अपना इक्वल डिस्टेंस करेंगे। ये बेंडू कॉन्फ्रेंस था 57 में। जो 57 को वायलेशन हुआ, जो 59 में इंडो चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, 62 में उनका वार हो गया, ये नेहरू का एक इल्यूजन जो था वो टूट गया। ये सब चीज है। तो अमेरिका का एंट्री इंडिया में, तो एंट्री मारने के लिए कब से इच्छा हो रहा है, और 7th फ्लीट जो है उसका बार बार इंडिया के ओशन में घूमता रहा। डियागो गार्सिया करके था एक, वहां ये करना, मिलिट्री घाटी बनाना, नेवल बेस बनाना, यामा बनाना, तोप लगा रखना, मेरे बात नहीं करोगे तो तोप उड़ा दूंगा, ये ब्लैकमेलिंग करना, तो चलता ही रहा उनका अमेरिका का। लेकिन कभी भी बहुत अच्छा संबंध तब तक नहीं हुआ जब तक मनमोहन सिंह फिनेंस मिनिस्टर बने नहीं, और डंकल ड्राफ्ट को इंडिया मान लिया, और तब फिनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, और शायद नरसिंह थे प्राइम मिनिस्टर। और वो जो डंकल वर्ल्ड बैंक का जो तैयार हुआ रिपोर्ट को, मैंने जो आधार पर मनमोहन सिंह ने पास किया, उसके बाद में अमेरिका लगे ये रास्ते पर आ गया, क्योंकि ऑलरेडी उसी टाइम पे रशिया का गोर्बाचोव रिजाइन कर दिए थे, सोवियत ऐसा टूट चुका था, और सोवियत ऐसा माने बिल्कुल सोवियत यूनियन जो था वो टूट चुका था। तो इसीलिए, और इंडिया के पास ये था नहीं, इसलिए अमेरिका के प्रति थोड़ा जाना, वेस्टर्न कंट्री की तरफ जाना, ये थोड़ा उसका शुरू हुआ था, ये ड्यूरिंग नरसिंह राव के टाइम। फिर नरसिंह राव भी गए, अमेरिका गए, संबंध भी हुआ, न्यूक्लियर पावर देना नहीं देना। और एक बात है कि ये में न्यूक्लियर का एक्सप्लोजन क्या था, फर्स्ट एक्सप्लोजन, 4 कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर था। इंडिया ने एक्सप्लोजन इंदिरा गांधी के टाइम पे करने के बाद वो काफी वेस्टर्न वर्ल्ड को पसंद नहीं था, अमेरिका भी नापसंद किया था। और गोवा का भी मतलब जो इंडिया में जब उसको एनेक्सेशन किया, लिया इंडिया में ले लिया, तो अमेरिका, सारे वेस्टर्न वर्ल्ड इंक्लूडिंग अमेरिका को पसंद नहीं था कि आप कैसे
तो गोवा को ले सकते हो, तो पोर्तुगल का पार्ट एंड पार्सल है। माने ये भी उनको ये नहीं थे, हमको पूछ के कैसे, हमारे पूछे पर कैसे तुम कर रहे हो। लेकिन उस टाइम पे अमेरिका का, ये इंडिया का, रशिया का सपोर्ट था यूनो में, तो इसी का सपोर्ट में तो ये उस टाइम ये बोला शायद कैनेडी या कोई बोले कि इंडिया इज कवरिंग, छुप रहा है वो रशिया का वीटो पावर का से पर्दे के पीछे छुप कर काम कर रहा है। ऐसा उन्होंने एक्विजिशन भी किया, हेडलाइन में भी आया कि अमेरिका इस तरह से इंडिया वो रशिया का सपोर्ट में अपने आप को बलवान समझता है और जो करना है वो कर लेता है। इस तरह से इंडिया के साथ में अमेरिका खट्टा मीठा संबंध रहा। इंदिरा गांधी के टाइम पे संबंध अच्छा रहा नहीं, नरसिंह राव के टाइम पे थोड़ा संबंध सुधारने के लिए कोशिश किए, और मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो थोड़ा एकदम बिल्कुल एक तरह से इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर इन्रिचमेंट देने के बाद ये सब होने लगा, तो संबंध थोड़ा अच्छा हुआ। और तब शायद थोड़ा अमेरिका के पास टेक्निकल लोग जाते, तो मजदूर लोग तो जाते थे, टेक्नोक्रेट्स डॉक्टर लोग जाते थे, टेक्निकल आईटी सेक्टर के लोग का थोड़ा जाना शुरू हुआ। जैसे मान लो अभी जो चल रहा है, अभी हम नाक कान दबा रहा है वो हमारे जो हाई सैलरीड पीपल जो इंडिया में जो है, हाई टेक पीपल, शायद मान लो 10 लाख, राहुल भाई बता पाएंगे उनको कितना मिलता था वहां, तो 10 लाख 15 लाख शायद साल महीना में मिलता है उनको। तो ऐसे लोग हैं, और वहाँ खर्चा कितना कम करते हैं, यहाँ कुछ पैसा भेजते हैं और यहाँ से पढ़ाई करके वहाँ गए हुए हैं। लेकिन वो जाके वहाँ गए और वहाँ पढ़ाई किए, वहाँ रहे, इंडिया को छोड़ दिया, वहाँ का सिटीजनशिप ले लिया, वो ग्रीन कार्ड के लिए आतुर हैं, ग्रीन कार्ड के नाम पर यहाँ आते हैं, एक रुबाब भी दिखाते हैं और स्टाइल भी दिखाते हैं। वो बाद में बाकी लोगों को बोलते हैं तुम भी चले आओ अमेरिका, मैं तुमको बना दूंगा। एक प्रकार का ये खास करके अहमदाबाद में, गुजरात में अमेरिकन सिटीजन जो आते हैं यहाँ, उनकी खाली पानी का बोतल लेकर घूमना, बोलेंगे अमेरिका से आया हुआ है, जो मिनरल वाटर घूमते हैं, बोले अमेरिका से आया हुआ है, पानी कम पीते हैं, जब जाते हैं तो वहां प्रॉब्लम उनको होता है अमेरिका जाने के बाद। ये सब चलता है। तो ये जो स्टूडेंट्स जो है हमारे यहाँ, जैसे कि हमारे 55,000 कॉलेजेस है, 1,100 यूनिवर्सिटीज है, इतना सारा है, लेकिन हमको पढ़ाई यहाँ नहीं करना है, हमको जाकर वहां पढ़ाई करना है। आपको जेएनयू में नहीं पढ़ाई करना चाहिए, बैरिस्टर बनने के लिए आपको जाना है लंदन में जाना चाहिए आपको। तो यहाँ कुछ इंजीनियरिंग आईटी बेकार है, मेडिकल बेकार है। तो ये डॉक्टर लोग जाते थे, रह जाते थे, और कुछ लोग चले भी आते थे, जैसे राहुल भी आ भी गए, इधर वो अमेरिका में नहीं है, आ भी गए, जैसे बहुत लोग भी हैं। लेकिन ये जो अमेरिका के प्रति आकर्षण खड़ा हुआ, मुझे पता नहीं अमेरिका के प्रति जो कुछ लोग तो ठीक आईटी वाले हैं, डॉक्टर वाले हैं, ये वाले हैं, एक स्पेशल कैटेगरी पीपल हैं जिनके एचआई वीसा कम है, मैंने मिलने वाला है, जो जाके मोटेल में काम करते हैं, जो जाके क्या बोलते हैं, जो मजदूरी करते हैं, और किसी जगह में वो हेल्थ वर्कर काम करते हैं, तो उनको क्या आकर्षण है? डॉलर अच्छा लगता है उनको, इंडिया अच्छा नहीं लगता है। इतना आम मिलता है, 6 रोटी इधर है, इतना भी सब कुछ बढ़िया है इधर, क्यों इंडिया अच्छा नहीं लगता है? लेकिन एक आतुरता उधर है। जो लोग आज डायस्पोरा के नाम पे परिचित हैं, और बाद हाउ डू यू डू मोदी, हाउ डू, वो बाद में हॉस्टल्स में हाउडी मोदी, हाउडी, तो ये जिसको लेकर माने ये मोदी जी का हाथ, मोदी जी ने ट्रम्प का हाथ पकड़ करके, आज तक किसी ने किया नहीं था, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन किया, माने ये ट्रम्प के लिए किया। अब की बार मोदी की सरकार था, यहाँ था, अब की बार ट्रम्प की सरकार, फिर उनको यहाँ भी लाए, अहमदाबाद भी लाए, और मोदी स्टेडियम में उनको पूरा 1 लाख लोगों का गैदरिंग करवाए, यहाँ सब कवर कर दिया गया, झोपड़पट्टी को देख ही ना पाए। हाँ, कोविड भी आ गया साथ साथ, वो मोदी ट्रम्प भी आए, कोविड भी आया, फिर बाद में अहमदाबाद दिल्ली गए, दिल्ली में राइट भी हुआ, ये सब साथ साथ भी हुआ। होने के बाद तो ये जो ये ट्रम्प की प्रचार उन्होंने किया, और यहाँ बताया कि ट्रम्प मेरा, मैंने क्या बोलते इसको, मेरा लंगोटिया यार है, मेरा बिल्कुल बुजुम फ्रेंड। और वो ट्रम्प भी बोला कि मेरा बुजुम फ्रेंड, आई हैव फाउंड ए फ्रेंड, एट लास्ट आई हैव फाउंड ए फ्रेंड, अभी भी बोल रहा है। और एट लास्ट आई हैव फाउंड ए फ्रेंड बोल के बाद में पैसा एचआई वीजा में फिर लगा देता है, और भी कुछ बोला, आई हैव फाउंड ए फ्रेंड, अनदर ले भी लगाएगा। तो ये फ्रेंडशिप का है। तो ये लोग को भारत में बड़ा चीड़ है, ये क्या बात है, आपका दोस्त है, आप अमेरिका में भी हो या नहीं हो, आपका दोस्ती है, ये ऐसे कैसे हो सकता है ना? उसको बड़ा चीड़ है। जो चीड़ माने भारत में
रशिया खुद की इकोनॉमी को कंपल्सन में चाइना का साथ है या रशिया का साथ है, जर्मनी का साथ है, जापान का साथ है, ये इंडिया का अपना फॉरेन पॉलिसी है अपने इकोनॉमी इंटरेस्ट के लिए। आप कौन होते हो? तुम रशिया के साथ तुम क्यों बैठते हो, उठते बैठते क्यों हो? रशिया से तुम ऑयल परचेज क्यों करते हो? तुमको ऑयल मुझसे परचेज करना है। रशिया अगर मुझे 10 रुपए में ऑयल देता है, मैं तुमको 20 रुपए में दूंगा, लेकिन मुझसे ही परचेज करना पड़ेगा। नहीं करोगे, ये सैंक्शन लगाऊंगा। ये सैंक्शन वाली जो बात है, ये अमेरिका का सैंक्शन वाली बात। तुम रशिया से क्यों परचेज करो, मेरे मुझसे परचेज करो, और बाद में दबाओ। तुम जाके ये यूक्रेन में ये तुम जाके वार को बंद करो। अरे यूक्रेन बोल रहा है कि इंडिया ने वार को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे क्या कोशिश कर रहा है? तुम्हारे साथ तो पुतिन के साथ तो बैठा हुआ है, और इंडियन लोग जाके यूक्रेन में जाके लड़ते हैं, उनका यूनिफॉर्म पहन के। रशिया के साथ भी कपड़ा पहन के भी लड़ते हैं और मर भी जाते हैं। 1 करोड़ रुपया उनको मिलता भी है, माँ बाप भी खुश होते, चलो 1 करोड़ मिला, मैंने मरा, लेकिन घर में 1 करोड़ रुपया आया। इसराइल के बारे में इंडिया का भी ऐसा ही है। इसराइल के बारे में सारी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया। इंडिया पहले ही रिकॉग्नाइज कर रखा है पैलेस्टाइन को, लेकिन अभी जो है पैलेस्टाइन का रिकॉग्नाइज इंडिया पहले से करके रखा है, लेकिन अभी तो बाकी लोग कंट्री भी कर रहे हैं। वो तो मतलब अपनी अपनी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। अभी बहुत बड़ा चल रहा है कि बहुत बड़ा माने चल रहा है कि पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर दिया। इंग्लैंड, इटाली, फ्रांस ये सब कर दिए ये, और इटाली से उनको खाने पीने का में जहाज में भेजा जा रहा है। ये सब हो रहा है। तो ये सब जो देखते हुए लग रहा है कि इंडिया कभी भी बाद में इसराइल को लेकर, इसराइल को भी ठपका नहीं मारा, इसराइल के साथ कोलाबोरेशन किया। आपको याद होगा जब ये बॉम्बे में जो टेररिस्ट अटैक जो हुआ था, वो जो एक ऑफिस था, इसराइल का ऑफिस था, एक बहुत ही उन्होंने राउटफुल उन्होंने ऑपरेशन किया था। इसराइल का एक प्रकार का खुफिया है, वो खुफिया का आपको याद होगा, जो हमारा जो पाइगस जो है ना बोल के डालने का, वो उसी कंपनी का है। और आज सूफिया वाले जो है, आज कश्मीर में वगैरह सूफिया वगैरह जो है उनका है, वो इजरायली लोग इसमें काम करते हैं, उनका नो हाउ काम करता है, उनका लोग उनको एडवाइस देते हैं। तो इंडिया इज वेरी क्लोज टू इजरायली सूफिया और इंटेलिजेंस, पुलिस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में काफी क्लोज है। अभी वो क्लियर होकर आ भी नहीं रहा है। इंडियन बिजनेसमैन का कितना बिजनेस है अभी, मैंने ये इसराइल में कितना आर्म्स ये हो रहा है। अभी आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, आज इंडिया अमेरिका का आर्म्स जो ड्रिल जो कहते हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, सारा दुनिया में हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले शायद अलास्का में या नॉर्थ पोल में कहीं उनका हुआ। अभी तो मैंने इंडिया इंडो रशिया का, इंडो अमेरिका का मिलिट्री एक्सरसाइजेस। आपको लगेगा कितना मोदी ने बोल दिया, मोदी ने स्टैंड भारत लोगों को लगा मोदी ने स्टैंड ले लिया अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ, लेकिन बाद में लगा जब भी उसको मैंने थोड़ा बात कर लिया टेलीफोन में, बर्थडे विश कर लिए, तो पूरा डाउन हो गए। बोले चलो दोस्ती तो निभाए, और उन्होंने बिल्कुल खुश हो गए। फिर बाद में पीछा आ गए। सुनिए तो कैसी बात है, क्योंकि तो ये एंटी मोदी का जो एंटी अमेरिकन स्टैंड जो था, वो लगा बाहर में लगा, इंडियन लोगों लगा नाउ मोदी टेकिंग एंटी, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, विदेशी द्रव्य परचेज नहीं करना पड़ेगा, इसके साथ साथ रुकिए स्वदेशी वस्त्र लेना पड़ेगा। बहुत साल पहले आपको याद होगा राहुल बजाज करके, सॉरी ना ये राहुल बजाज प्रमोट किया था, वो जो लड़का जो मुझे मर गए, वो ये क्या नाम उनका, आरएसएस के थे वो। तो ये स्वदेशी जागरण मंच बनाया था। स्वदेशी भारत ब्लेड में दाढ़ी काटने का है, इंडियन सोप लेना है, फॉरेन का कुछ लेना नहीं है, ये जो चलाया था। तो बहुत राहुल भाजपा उसको प्रमोट भी करते थे यहाँ। तो ये कुछ सर्वोदय लोग, कुछ बुरानी लोग और कुछ लोग इसमें जुड़े हुए थे, आरएसएस के लोग जुड़े हुए थे। आज फिर से वही बात है, राजीव दीक्षित, यस ही केम हियर टू मीट, हम लोग बातचीत करके आए थे उधर। तो ये जो हुआ है विश्व, राजीव दीक्षित भी मैंने एक समय चला, फिर बंद हो गया। सारे फॉरेन का चीज आने लगा, चाइना का चीज आता ही रहता है, अमेरिका की चीज तो आएगा ही। तो पूरा ऐसे स्थिति में फिर से स्वदेशी जागरण मंच बनना, आपको स्वदेशी वस्तु परचेज करना, कौन सी क्या सब स्वदेशी है क्या विदेशी है कहना भी मुश्किल है। फिर एक प्रकार पैट्रियोटिज्म खड़ा करना, फिर से इसको लेकर चल रहा है, एक माइंड में चल रहा है। इसी हिसाब परिप्रेक्षी में, बैकग्राउंड में मुझे लग रहा है कि हमको ये इंडो यूएस रिलेशनशिप को थोड़ा हमको सोचना चाहिए, सब लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करें। खाली इतना मुझे कहना है कि ये जो हमारा देश का मोहभंग नहीं हो रहा है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। क्या अमेरिका के प्रति इतना आकर्षण है हमारा, इतना लात मारने के बाद भी, लेकिन मोहभंग नहीं हो रहा है। अमेरिका का कोई भी मोटल में काम करना है, थोड़ा डॉलर मिल जाएगा,
बहुत हो गया, किसी भी तरह अमेरिका में घुस के रहना है, निकलना नहीं। स्वाभिमान जो है, आई मीन इंडियन, वो स्वाभिमान नहीं है। ठीक है, अमेरिका का जो पूंजीवाद जो डेवलपमेंट हुआ, सारा दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यूरोपियन हिटलर पूरा खत्म हो गया, माने यूरोपियन कंट्री का हालत खराब हो गया, लेकिन अमेरिका में एक भी बॉम्ब नहीं गिरा था, खाली पर्ल हार्बर में भी आउटलैंड में गिरा था 1941 में, एक ही बार। तो अमेरिकन इकोनॉमी ग्रोथ होता रहा 300-400 साल से, कुछ बिल्कुल आराम से सबके साथ धंधा करता था, बिल्कुल बढ़िया ढंग से उसका डेवलपमेंट हुआ, उसमें कोई एक बॉम्ब भी नहीं गिरा उसके ऊपर। और जर्मनी भी हिटलर का भी सप्लाई कर रहे, फ्रांस भी सप्लाई कर रहे हैं, इसको भी बिक्री कर रहे हैं और किसी को बिक्री कर रहे हैं, तो उनका इकोनॉमी फूलता फूलता था। तो ये जो अनइवन डेवलपमेंट इकोनॉमी जो वर्ल्ड में जो हुआ, मार्केट को लेकर 2 वर्ल्ड वॉर हो गया, इसी से अमेरिका का बहुत फायदा हुआ। तो इंडिया जैसे पिछड़ापन देश जिसका 300 साल या ब्रिटिश ने शासन किया, बर्बाद कर दिया इंडिया को, फिर उसी टाइम पे इंडिया बर्बाद करने के बाद तो इंडिया को डेवलप होने में टाइम तो लगेगा ही। तो यहाँ जो एस्पिरेंट जो है उनको क्विक पैसा चाहिए था, तो वो लोग अमेरिका का रास्ता देखा उन्होंने। ये एक प्रकार का हमारा सब दुनिया में होता है, कोई चाइना जाना नहीं चाहेगा, कोई अमेरिका जाना चाहेंगे, कोई पुर्तगाल जाना नहीं चाहेगा, कोई इंग्लैंड भी जाना नहीं चाहेगा, अभी नहीं चाहेगा, अमेरिका चाहेगा। तो माँ बाप भी ऐसे सोचते हैं कि मेरा लड़का अमेरिका जाएगा, उसके लिए तैयार करते हैं। तो क्योंकि अमेरिका में क्या है कि पैसा वहां से लेबर जो है, हमारे जैसे सूरत में जो मजदूर आते हैं उनको कम पैसा में काम करवाते हैं, गुजराती लेबर को ज्यादा पैसा देना पड़ता है, तो अमेरिकन जो लेबर होगा उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर गुजराती लेबर जाता है तो कम पैसे में काम कर लेगा। ये जो हो रहा है, तो यहाँ से जाने का जो माइग्रेशन यहाँ से बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो इज्जत जो कहे, डिग्निटी की जो बात होता है, इसको भूल के हम अमेरिका में जाने के तैयार हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे डिग्निटी को बचाने की कोशिश करना चाहिए, वो करते नहीं है, ही इज नॉट डूइंग दैट। और जब भी ट्रम्प का फोन कॉल आ जाता है फिर गदगद हो जाते हैं। और अभी आज के पेपर में रशिया से ऑयल इंडिया परचेज करेगा, मतलब वो जो परचेज करेगा पब्लिक पैसा से जाएगा, वो बर्बाद होगा। अब जीएसटी घटाए, ठीक है, घटाने के बाद भी जो ऑयल आपने परचेज, आज जीएसटी पेट्रोल में घटा नहीं है, आपको पेट्रोल में डीजल में जीएसटी घटा नहीं है, बाकी सब में घटाने की कोशिश की है, वो 1-2 रुपया, 1-2 रुपया घटाया, वो अमूल तमूल में आइसक्रीम में घटा दिया है, तो बहुत कुछ हो गया सब। तो ये मैं सोचता हूँ कि आप लोग सब इसको लेकर थोड़ा बहुत चर्चा करें आप लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि इसको इंडो जो क्या बोलते हैं इसको, जो प्रकार का एक भ्रम जो पैदा हुआ है अमेरिका के बारे में जो हमारा भ्रम है, और ट्रम्प के बारे में जो भ्रम है, लेकिन ट्रम्प आज भी वो आइसोलेशन होने के, हमारा कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। अभी हमारा जो है ना, अभी यहाँ पढ़ाओ, यहाँ कॉलेज में पढ़ाओ, यहाँ यूनिवर्सिटी पढ़ाओ, यही बात कर रही है, अपॉर्चुनिटीज है आपको, ये इस तरह से पेपर में लिखा जा रहा है, हर पेपर में एक सेक्शन इकोनॉमिस्ट है ऐसा बात करते हैं, और करते हैं ना, हमारा संबंध बराबर रखना पड़ेगा। और मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल भी रहा है, और ये सारे बातें हैं, और भी आप लोग मुझसे ज्यादा जानते होंगे। मुझे लगता है ये बहुत ही ये डिस्कशन है, व्याप्त डिस्कशन है। मुझे लगता है थोड़ा आप लोग उसमें हिस्सा लीजिए और मुझे थोड़ा मदद भी कीजिए हम लोग। રસ સાહેબે ખૂબ જ સારી માહિતી આપી, પણ એમની જે 1965ના વોર માટે જે કહ્યું એની આગળ સંબંધ નથી. એ આપણે વોર જીત્યા જ નહોતા. બંને જે મહાન યોદ્ધા હતા, બંને યોદ્ધા બિલકુલ હતાશ થઈ ગયા હતા, અને પછી રશિયા અને વચ્ચે અમેરિકા બધા વચ્ચે પડીને સમાધાન જ થયું હતું. એમાં કોઈ જીત્યું જ નથી. પાકિસ્તાન બી એનો વિજય દિવસ મનાવે છે 65ના વોરના, અને ઇન્ડિયા બી મનાવે છે. એટલે બંને યોદ્ધા હતા પણ હતાશ થઈ ગયા હતા, અને પછી એ યુદ્ધ સમાપ્ત થયું. બીજું કે આપણી જે સ્થિતિ થઈ, અમેરિકા પહેલેથી જ પગ પેસારો કરતું હતું, અને સૌથી વધારે વર્સ્ટ પોઝિશન 1990 પછી થઈ. ઈરાકે જે કુવેત ઉપર હુમલો કર્યો અને જે ઓઇલ ક્રાઇસિસ ઊભી થઈ, એમાં આપણે ઇન્ડિયાનું ખૂબ જ ભંડોળ જતું રહ્યું. અને ના પહેલા આપણું પેલા ડોલર ખલાસ થઈ ગયા ને, પછી આપણે ગોલ્ડ મૂકવું પડી ને. અને મનમોહન સિંહ અને નરસિંહ રાવ એવું કહેવાતું કે ભાઈ એ અમેરિકાના જ એજન્ટ છે, અને એના માટે WTOમાં ખૂબ જ દબાણ કરીને આપણી સહી કરાઈ છે. આપણે ના પાડી હતી પહેલા કે અમે WTOમાં નહીં જઈએ, પણ આ જે ક્રાઇસિસ થઈ અને વર્લ્ડ બેંકથી લોન લેવાની વાત આવી,
ત્યારે અમેરિકાએ દબાણ કરેલું કે ભાઈ તમે આમાં સહી કરો તો જ અમે તમને લોન આપીએ, અને આખરે નરસિંહ રાવે એમાં સહી કરી હતી. બીજું, 1980 પછી અમેરિકાની ચંચુપાટ ખૂબ જ વધી ગઈ. એમાં સૌથી પહેલા એ લોકોએ આપણું કઠોળ બંધ કર્યું. ખેડૂતોને એવા ભરમાવ્યા કે ભાઈ તમે કઠોળમાં કંઈક વધારે મહેનત હશે, કદાચ ઘઉં કરતા વધારે મહેનત હશે પાકવામાં, તો કે ભાઈ તમે આની પર સોયાબીન કરો. અને આપણે ત્યાં ઇન્ડિયામાં દરેક ખેડૂતોએ સોયાબીનની ફસલ કરી કે એમાં વધારે ઓછી મહેનતે વધારે કમાણી થાય, અને આપણે કઠોળ બંધ થયું એટલે લોકોની પ્રોટીન ના જાય, બીજું બધું ના જાય, કેમિકલ બેમિકલ જે બી છે, અને આપણે ઇન્ડિયાનું આપણે બરબાદ કરવાની બી કોશિશ કરી અમેરિકાએ. અને બીજું શું હતું રસ્તાનું, બીજું હતું ભૂલી ગયો અત્યારે. હા, અને આજે જે દોસ્તીની વાત કરે છે મોદી સાહેબ અને આપણા ટ્રમ્પ સાહેબ, સાચી દોસ્તી તો નહેરુ અને કેનેડીની હતી. કેનેડી, નહેરુ અને સાદત, 3 જણા એવું કે ભાઈ સારા દોસ્ત. આપણે ઇજિપ્ત, અચ્છા, હવે એ વખતે 1962 આપણે હતાશ થઈ ગયા હતા. આ બીબીસી ઉપરના સમય, બીબીસી નું લેખ છે. 1962 આપણે બિલકુલ હતાશ થઈ, નહેરુ બેરુ બધા હતાશ થઈ ગયા ને. આજે પેલા લોકો અંદર અરુણાચલમાં ઘૂસી ગયા હતા. અને પછી એ વખતે અમેરિકન એમ્બેસીએ બી ત્યાં કેનેડીમાં વાત કરી કે ભાઈ આ પોઝિશન થઈ ગઈ છે. અને નહેરુએ પત્ર લખ્યો, એક જવાબ ના આવ્યો. બીજો પત્ર લખ્યો, ના આવ્યો. એમ્બેસીએ કહ્યું ભાઈ દિલ્હીમાં અત્યારે શમશાન જેવું થઈ ગયું છે અને કંઈક કરવું પડશે. અને ત્યારે કેનેડીએ મદદ કરી અને ચીન પાછું હટ્યું. આ દોસ્તી, આનું નામ કહેવાય. હું રાહુલભાઈ બી વધારે, તમને બી વધારે ખબર હશે, પણ હકીકતમાં દોસ્તી આને કહેવાય. આપણે હાથ તાળી વાળા સંબંધ ના કહેવાય. પોળના ના કે ઉભા રહીને હાથ તાળી આપી દે કે ભાઈ મારો ભાઈબંધ થઈ ગયો, એવું નહીં. આ કેનેડીએ જે કામ કર્યું એ ખરેખર આપણા માટે સારું થયું. નહીં તો બહુ ખરાબ પોઝિશન હતી આપણી 1962માં. બસ બસ આમાં અત્યારે થોડીક વર્તમાનની વાત કરું તો 1990 પછી આપણી અમેરિકા ઉપરની નિર્ભરતા એટલી બધી વધી ગઈ કે અત્યારે આપણે કેટલી કફોડી સ્થિતિમાં છે અમેરિકાની કે અમેરિકા ધારે તો કલાકોની અંદર ભારતની અંદર જેટલા પણ મોબાઈલ ફોન છે, એન્ડ્રોઈડ ફોન, આઈફોન, એ બંધ કરી શકે એમ છે. આખા બધાના જીમેલ એકાઉન્ટ બંધ કરી શકે એમ છે. વોટ્સઅપ, ફેસબુક, યુટ્યુબ બધું બંધ કરી શકે એમ છે. અને એ બંધ કરે નહીં કેમ કે એના દ્વારા એ બ્લેકમેલ કરે છે. આજે મોટામાં મોટું બ્લેકમેલર છે ભારતમાં એ ફેસબુક છે. આખી દુનિયામાં ફેસબુક, યુટ્યુબ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, પછી ટ્વિટર, એનો ચોથો નંબર આવે. દે આર ધ બિગેસ્ટ બ્લેકમેલર, પોલિટિકલ બ્લેકમેલર. અને આખું જે ફેસબુકનું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જ કરવામાં આવ્યું હતું. ફેસબુક છે એમાં અબજો રૂપિયાનો લોસ જાય છે, અબજો ડોલર ને બિલિયન્સ ઓફ ડોલરનો લોસ જાય છે. અને બિગેસ્ટ સ્પાઈવેર ઇઝ વોટ્સઅપ, કે તમે જેટલા મેસેજ આજે વોટ્સઅપ પર મોકલો છો એની બધાની કોપી CIA પાસે જાય છે. અને આ ટોચના જેટલા મિનિસ્ટરો છે, અધિકારીઓ છે, IAS છે, ડિફેન્સના છે, બધાને ખબર છે. અને નન ઓફ ધેમ એબલ ટુ ટોક અબાઉટ ઇટ. દાખલા તરીકે હમણાં એક પુસ્તક લખ્યું રાજીવ મલ્હોત્રાએ, તો એમાં ચાઇના ભારતમાં શું શું ભાંગફોડ કરી રહ્યું છે એ ડિટેલમાં એણે લખ્યું, સાચું ખોટું બધું. પણ એક એક વોટ્સઅપ મેસેજ અમેરિકા CIA પાસે જાય છે એના ઉપર એક લીટીએ ન લખ્યું, કેમ કે બધા દબાયેલા છે. અને અત્યારે જે ગોદી મીડિયા કહીએ છીએ, તો જેટલા યુટ્યુબરો છે એ બધા અમેરિકાના ગોદી મીડિયા છે. દે આર પેડ બાય USA. ધ્રુવ રાઠી છે, રવીશ કુમાર છે, અજીત અંજુમ છે, દે આર ઓલ પેડ બાય USA. એટલે તમે અમેરિકાને ગમે એવી ખબર લખો અથવા તો અમેરિકાની વિરુદ્ધ બોલવું હોય તો એટલું જ બોલવાનું કે જે અમેરિકાના બહુ વધારે પડતું વિરોધમાં ન જતું હોય. કેમ કે અમુક ઓડિયન્સ છે કે જે અમેરિકા વિરોધી છે એમને મૂર્ખ બનાવવું જરૂરી છે. તો અત્યારે અમુક આંકડા લઈએ દાખલા તરીકે, અને નેતાઓ કેટલા બધા ફૂટી ગયા છે કે અમેરિકાએ 50% ટેરિફ નાખી. એને કારણે ભારતમાં જે ખેડૂતો કોટન ઉગાડે છે, રો કોટન, એમનું વેચાણ ઘટી ગયું. કેમ કે કોટનનો જે એક્સપોર્ટ થાય છે, ગાર્મેન્ટ એક્સપોર્ટ, કોટન ક્લોથ એક્સપોર્ટ અમેરિકા, એ ઘટી ગયો. એટલે કોટનનું વેચાણ ઘટી ગયું. તો જો પડતા ઉપર કે પાટું મારવી કહેવાય
કે અમેરિકાથી જે કાચું રૂ આવે છે એના ઉપર જે 11% ડ્યુટી હતી એ નરેન્દ્ર મોદીએ ઘટાડીને 0% કરી નાખી. એટલે અમેરિકા આપણા કોટન કાપડ ઉપર ડ્યુટી 5 કે 8% હતી એ વધારીને 50% કરી, અને નરેન્દ્ર મોદીએ જે 11% ડ્યુટી હતી, હવે નરેન્દ્ર મોદી 11% ડ્યુટી કરી તો રાહુલ ગાંધી કે અરવિંદ કેજરીવાલ બેમાંથી કોઈ વિરોધ નથી કરતું. એટલે અરવિંદ કેજરીવાલે શું રમત રમી કે આજે તમારો કોઈ વકીલ હોય તમારી તરફેણમાં મોટી દલીલો કરે પાનના ગલ્લા ઉપર અને કોર્ટમાં ચૂપ રહે, એ પ્રકારની એને ભૂમિકા શું ભજવી કે એને જાહેર સભામાં મોટે પાયે કીધું કે આપણે અમેરિકા ઉપર તારીફ નાખવી જોઈએ વગેરે વગેરે. અરે ભાઈ, તારા 3 સાંસદો લોકસભામાં છે, એમને કેને પ્રાઇવેટ નંબર બિલ તો મૂકે કમસે કમ, કે અમેરિકાથી જે કઈ ગુડ્સ અને સર્વિસ આવે છે એના ઉપર આપણે 50% ડ્યુટી નાખીએ. તો આ કામ એને ન કર્યું. અને ગમે તે પાર્લામેન્ટમાં મેજોરિટી હોય ન હોય, માઇનોરિટી, એક વસ્તુ છે કે જો 50 સાંસદોની સહી લાવો તો સ્પીકર છે વોટિંગ કરાવી દેશે તમારા પ્રાઇવેટ મેમ્બર બિલ ઉપર. તો આ રીતે અમેરિકા એટલે અરવિંદ કેજરીવાલ ધારે તો એ વોટિંગ કરાવી શકત, પણ ન કરાવ્યું એને. પ્રાઇવેટ મેમ્બર બિલ ન મૂક્યું, નથી રાહુલ ગાંધીએ પણ મૂક્યું. એટલે આ રીતે બધા નેતાઓ કેમ અમેરિકાથી દબાયેલા છે એનું કારણ બહુ ચોખ્ખું છે કે મીડિયામાં, ટીવી ચેનલોમાં તો મોટે પાયે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે જ અમેરિકાનું, બધી ટીવી ચેનલોમાં. પણ આજે મોટામાં મોટું મીડિયા છે યુટ્યુબ, એમાં પણ આજે એ અમેરિકાનું છે, ઓફિશિયલી અમેરિકાનું છે. અને આ બધા જે પત્રકારો છે, અજીત અંજુમ હોય કે રવીશ કુમાર હોય કે ધ્રુવ આડવાણી, એમને બધા જે પૈસા મળે છે એ અમેરિકાથી મળે છે. એટલે કઈ રીતે કે એને ગમતા તમે સમાચાર બતાવો એટલે તમારા યુટ્યુબ ઉપર વધારે વ્યૂઝ અપાવે તમને, અને એનાથી તમને રેવન્યુ વધે. તો હવે આ કોટનની મેં વાત કરી, અમુક બીજે આંકડા બહુ ઢોલનગર આવે છે. આપણે રશિયાથી પેટ્રોલ ખરીદીએ છીએ, રશિયાથી પેટ્રોલ ખરીદીએ છીએ. આપણે જેટલું પેટ્રોલ ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ એનું માત્ર 35% જ રશિયાથી આવે છે. એટલે રશિયા આપણને $60 આપે છે તો પણ 35% જ મંગાવીએ છીએ, અને બાકી સાઉદી અરેબિયા જે $80-85 માંગે છે, બાકીનું 65% સાઉદી અરેબિયાથી મંગાવીએ છીએ. હવે સાઉદી અરેબિયા છે એનું પણ જુઓ. સાઉદી અરેબિયા કે એ સાઉદી અરેબિયા રશિયાથી $60 પેટ્રોલ મંગાવે છે અને આપણને એક પેટ્રોલ 85 વેચે છે બારોબાર. હવે પાછું રશિયાથી પેટ્રોલ મંગાવનારી મોટામાં મોટી કંપનીઓ કઈ છે તો લગભગ 60-70% રશિયાનું પેટ્રોલ કઈ કંપની મંગાવે છે? રિલાયન્સ અને નાયરા. હવે નાયરા તો છે જ રશિયાની કંપની, રોસેનફેટના અંડરમાં છે. રિલાયન્સે પેટ્રોલને રિફાઇન કરીને એનું 70-80% જે ડીઝલ અને પેટ્રોલ બને એ યુરોપ અને ઓસ્ટ્રેલિયા એક્સપોર્ટ કરે છે અમેરિકાની કંપનીઓ મારફત. એટલે એમાં જે પ્રોફિટ છે એ અમેરિકાની કંપનીઓ જ જાય છે. હવે જે સેન્કશન્સની વાત છે તો અમેરિકા રિલાયન્સની સામે શા માટે કંપની લેવલ સેન્કશન્સ નથી ઉપયોગ કરતું? આજે ભારતમાં તમે જે પેટ્રોલ વાપરો છો એમાંથી લગભગ 15-20% તો આપણે ત્યાં લોકલ ઉત્પાદન થાય છે. આપણું 20% જે કંઈ પેટ્રોલ છે એ ક્રૂડ ઓઇલ છે, લોકલ પ્રોડક્શન છે ક્રૂડ ઓઇલનું. બાકી ભારતની અંદર જે પેટ્રોલ વેચાય છે મોટા ભાગનું સાઉદી અરેબિયાથી આવ્યું છે, અથવા તો કમસે કમ એનું ઇન્વોઇસિંગ સાઉદી અરેબિયાથી થાય છે, એટલે $85 ઉપર લઈએ છે. અને રશિયાથી જે પેટ્રોલ આવે છે એ બારોબાર બધું એક્સપોર્ટ થાય છે ઓસ્ટ્રેલિયા અને યુરોપમાં. હવે શા માટે બીપીસીએલ, એફપીસીએલ મોટા પાયે રશિયાનું પેટ્રોલ નથી મંગાવતું? કેમ કે અમેરિકા એમને કંપની લેવલ સેન્કશન્સની ધમકી આપી છે કે બીપીસીએલ, એફપીસીએલ આ બધાની અંદર અમેરિકાના સ્પેરપાર્ટ વપરાય છે, એમનું કેટલું કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અમેરિકાથી આવે છે. એટલે કે છે કે તમારા બધા એસેટ અમેરિકામાં જે કંઈ છે શેર, બોન્ડ વગેરે ફ્રીઝ કરી નાખશું. જેટલી કંપનીઓ તમને સ્પેરપાર્ટ મોકલાવે છે એના ઉપર અમે રોક મૂકી દેશું જો તમે રશિયાનું પેટ્રોલ વાપરવાનું શરૂ. પણ રિલાયન્સ ઉપર કંપની લેવલ સેન્કશન નથી મૂક્યા. શા માટે? કેમ કે રિલાયન્સમાં અત્યારે 50-70% કદાચ વધારે ઓનરશિપ ડિફેક્ટો અમેરિકાની છે. અમેરિકા જે સાઉદી અરેબિયાની કંપની છે જે 50% અમેરિકાની છે, 50% સાઉદી અરેબિયાની છે. આરામકો કે નામ ભૂલી ગયો, આરામકો, બરાબર. એમાં 50% અમેરિકાની ભાગીદારી છે. અને રિલાયન્સમાં પણ મોટું અમેરિકાનું એરામકોનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. ઉપરાંત જે ભારતની અંદર જે બીજી બેંકોએ રિલાયન્સમાં પૈસા મૂક્યા છે, દાખલા તરીકે એચડીએફસી, આઈસીઆઈસીઆઈ, એચડીએફસી બંને હવે ફોરેન બેંક છે. એમાં હવે ફોરેનરનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધારે છે, 50%થી વધારે છે. એટલે આ રીતે ઇફેક્ટિવલી રિલાયન્સ ઇઝ ડિફેક્ટો અમેરિકન કંપની. અને અમેરિકા જો ટેકનોલોજી મોકલવાનું બંધ કરી દે સ્પેર પાર્ટ તો રિલાયન્સની રિફાઇનરી 6 મહિનામાં બંધ થઈ જાય. એટલે આ રીતે અત્યારે જે છે
એ સંપૂર્ણપણે આજે એ લોકો નરેન્દ્ર મોદીને બોલવા દે છે કે ભાઈ તમે બોલો, રાડ પાડો થોડી કે અમે રશિયાથી પેટ્રોલ મંગાવશું, રશિયાથી પેટ્રોલ મંગાવશું. તો ભાઈ 100% રશિયાથી જ મંગાવો ને. રશિયા $60 આપે છે અને એમાં પણ 2022 થી 23 લગભગ 1 વર્ષ રશિયાને કીધું કે અમે ડોલરમાં પેમેન્ટ નહીં આપીએ, ભારતને રૂપિયામાં આપશું. હવે રશિયા પાસે 70,000 કરોડ રૂપિયા એની પાસે પડ્યા છે. શું કામ? કેમ કે ભારતની કંપનીઓ એને માલ વેચવા તૈયાર નથી રશિયા રૂપિયામાં. કેમ કે એ ભારતની કંપનીઓ ઉપર કંપની લેવલ સેન્કશન્સની ધમકી આપે છે. કંપની લેવલ સેન્કશન્સ એટલે કે દાખલા તરીકે ટાટા જો પોતાનો માલ વેચે રશિયાને, તો એમ કહેશે કે ટાટાને જેટલા એસેટ પડ્યા છે અમેરિકામાં, બોન્ડ, શેર વગેરે ફ્રીઝ કરી નાખશે. એટલે કેટલીય ભારતીય કંપનીઓએ રશિયા રૂપિયા આપવા તૈયાર છે પણ એ રૂપિયા આપવાની ના પાડી દીધી. અને પછી છેલ્લે રશિયાને કીધું કે હવે અમે રૂપિયામાં ધંધો નહીં કરીએ, હવે અમને ડોલર આપો. એટલે ભારતે વેચાણ કરવાનું ઓછું કરી દીધું. કેમ કે અમેરિકા કહે છે કે જો તમે ડોલરમાં પૈસા ચૂકવ્યા તો અમે સેન્કશન વધારે આકરા કરી નાખશું. એટલે આ રીતે અત્યારે બધા નેતાઓ ભારતના, રાહુલ ગાંધી, નરેન્દ્ર મોદી, કેજરીવાલે સંપૂર્ણપણે અમેરિકાની કઠપૂતળી છે. ઇવન સોનમ વાંગચુક એ રાડ પાડીને કહે છે કે ભાઈ ચાઇના અમારી જમીન છૂટવી લીધી, ચાઇના અમારી છૂટવી લીધી. શું કામ? કેમ કે અમેરિકા ઈચ્છે છે કે ભારત અને ચાઇના વચ્ચેની સંબંધો વધારે બગડે. હવે જે જમીન છૂટવી લેવાની વાત છે એમાં એવું છે ત્યાં માઇલો ને માઇલો જમીન છે જેનો કોઈ હિસાબ જ નથી કે આ જમીન કોની છે. કેમ કે એટલા બધા ત્યાં શિફ્ટિંગ માઉન્ટેન જેને કહેવાય, કેમ કે વરસાદ આવે એટલે કેટલાય પર્વતો છે એ ખસે, એટલે પર્વતો ઉપરથી જે નીચે પડે જમીન, અને એને કારણે એ એરિયામાં કદી પ્રોપર બોર્ડરિંગ થયું જ નથી. અને સોનમ વાંગચુક અત્યારે ખાસ એના ઉપર કે છે કે ભાઈ ચાઇના અમારી જમીન છૂટવી લીધી, ચાઇના અમારે ભાઈ ચાઇનાએ કેટલા માણસને માર્યા, હિસાબ તો આપો કઈ. અને સોનમ વાંગચુક જો અમેરિકાની સામે એક પણ સ્ટેટમેન્ટ નથી. આજે જે કઈ ગ્લોબલ વોર્મિંગની વાત કરતા હોય તો સૌથી વધારે ગ્લોબલ વોર્મિંગ અમેરિકાએ કર્યું છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં જે વધારે થયો છે છેલ્લા 250 વર્ષમાં કે છેલ્લા 50 વર્ષમાં કે 1950 થી છેલ્લા 70 વર્ષમાં, તો સૌથી વધારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં વિરોધ વધ્યો છે એ અમેરિકાથી વધ્યો છે, એની સામે 0. એટલે આ રીતે તમે જુઓ કે, અને એનું ચોખ્ખું રીઝન છે કે જો એ અમેરિકાની વિરુદ્ધ બોલે તો યુટ્યુબ એનું કવરેજ 0 કરી નાખશે. એટલે આ રીતે અમેરિકાનું વધતું જાય છે. એટલે પછી જયારે સેકન્ડ રાઉન્ડમાં મારો રાવ કે ભાઈ કઈ રીતે આપણે અમેરિકાના દમનમાંથી ઘટી શકીએ, એનો એક જ ઉપાય છે કે આપણે ભારતની અંદર હથિયારોનું ઉત્પાદન વધારવું પડે. કે દાખલા તરીકે અત્યારે ઓપરેશન સિંદૂરમાં આપણને નુકસાન કેમ ઓછું થયું? કેમ કે અમેરિકાએ પાકિસ્તાનના બધા F-16 ડિસેબલ કરી નાખ્યા. જો પાકિસ્તાનને F-16 વાપરવાની છૂટ આપી હોત અમેરિકાએ તો આપણને બહુ નુકસાન થયું હતું. પહેલા આપણે અમેરિકા પાસેથી બધું કરી લીધું કે ભાઈ તમે F-16 ડિસેબલ કરી દેશો, ને અમેરિકા હા પાડી, અને પછી જ ઓપરેશન સિંદૂર થયું. એટલે અમેરિકા ઉપર આપણે ડિપેન્ડન્સ ઘટાડવા માટે સૌ પહેલા મોટે પાયે હથિયારોનું ઉત્પાદન વધારવું પડશે, અને એના પછી આપણું અમેરિકા ઉપરનું ડિપેન્ડન્સ ઘટશે. કોને આપો? બોલીએ ને, રાજીભાઈ બોલશો તમે? કેમ તમે કહેતા હતા ને, બોલો ને. છે 5 મિનિટ. અમેરિકન નીતિ હા, હાથમાં લો. વર મરો પર કન્યા મરો, આ બોલી શું? વર મરો કન્યા મરો પણ ગોરનું તરબાણું ભરો. આ કહેવત આપણે અમેરિકન નીતિઓ વિશે કહી શકીએ. બરાબર. અને બેને તમે કહ્યું ને કે આનાથી અમેરિકાને જ નુકસાન જશે. તો જ્યારે આ પહેલા ટ્રમ્પ પ્રમુખ બન્યા હતા એ જ સમયગાળામાં ફિડલ કાસ્ટ્રોએ અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. એ સમયગાળો એ જ હતો. તો લેખકે નીચે સરસ ટિપ્પણી કરી હતી કે ફિડલ કાસ્ટ્રોએ હવે અંતિમ શ્વાસ લઈ લીધા ટ્રમ્પના પ્રમુખ બન્યા પછી. એની પાછળનું કારણ કે હવે ટ્રમ્પના રાષ્ટ્રપતિ બનવાથી અમેરિકાનું પતન નક્કી છે. એટલે હવે અંતિમ શ્વાસ ફિડલ કાસ્ટ્રોએ લઈ લીધા એમ. तो शुरुआत में जैसे द्वारिका नाथ जी ने बात की कोलोनियलिज्म और कैसे उनका जो इतिहास है 300 साल पहले का भी वो काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन और स्लेवरी और स्लेव ट्रेड के बेसिस पे है. तो उसके
एक्सटेंशन में मतलब आज भी जो इमिग्रेंट्स है उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है। तो जो आईटी सेक्टर और वो जा रहे हैं, वो भी एक कैटेगरी है। जो इलीगली जा रहे हैं, डंकी जैसे मूवी में दिखाया, वो भी एक अलग कैटेगरी है। और वहाँ पे हर एक को ट्रीटमेंट भी उसी तरह से मिलता है। तो अभी सुंदर पिचाई और वो उनकी जब हम बात करते हैं तो वो अब अमेरिकन सिटीजन्स हैं। दे आर नॉट मतलब हम भले ही उनके बेसिस पे प्राइड ले कि ये इंडियन है, लेकिन उनका इंडिया से उतना कुछ अब रिलेशन रहा नहीं है। और वहाँ पे भी ये जो ट्रम्प का जो एंटी इमिग्रेंट प्रोपेगेंडा है, वो सबसे ज्यादा हावी उन्हीं इमिग्रेंट्स पे पड़ेगा जो सबसे निचले वर्ग के या जो सबसे गरीब लोग यहाँ पे इलीगली या किसी तरह से गए हैं। लेकिन जो वैसे इमिग्रेंट्स हैं जो सुंदर पिचाई या मतलब जो बड़े जॉब्स या पोजीशंस में, उनको ये प्रोपेगेंडा से उतना दिक्कत नहीं होगा। इनफैक्ट काफी इंडियंस भी होंगे ऐसे रिपब्लिकन पार्टी में जो ट्रम्प को सपोर्ट करते होंगे ऐसी चीजों के लिए। तो ये काफी मतलब एक तरह से परफॉर्मेटिव लगता है जो ट्रम्प बात कर रहे हैं। और इसका जो रियल इम्प्लीकेशंस है वो तो हमेशा मार्जिनलाइज्ड जो सबसे कम्युनिटीज है उन पे ही आएगा। क्योंकि ये भी एक चीज है अलॉन्ग विद स्लेवरी एंड ब्लैक हिस्ट्री की, जब स्लेवरी अबॉलिश हुई थी तब मैक्सिमम लोग जो गुनाह या क्राइम में पकड़े जाते थे वो ब्लैक लोग थे, और उनसे प्रिजन्स में मजदूरी करवाई जाती थी। तो स्लेवरी अबॉलिशन एक काफी दिखाने के लिए बात हुई थी, और उसके जो रियलिटी थी, जो आज भी 25% जो प्रिजन में जो है वो मार्जिनलाइज्ड और ब्लैक लोग पर्टिकुलरली है। और डेटा भी यही दिखाता है कि दे आर द मोस्ट टारगेटेड वंस, और बाय द पुलिस एंड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी है, मतलब एक क्लास की भी बात है। हाँ, क्योंकि ऐसे तो ओबामा फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए, बट दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि अमेरिका में रेसिज्म नहीं होता या वहाँ पे ब्लैक लोगों का गेटोइजेशन या उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो जो प्रोपेगेंडा और जो पॉलिटिक्स चलता है और जो रियलिटीज हैं उसमें कहीं गैप नजर आता है। आज अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है उसके पास अबाधित सत्ता है। वो he because he is elected by the not by the Senate or members, so he can take any decisions. We are all describe him as a madman, but he is not a madman. He is not a madman. He is man. He is a reasonable American, pro-American. So and अपना तो अपना लॉस जाएगा तो अपने अपना अपने 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 में ये तो जो कंपनी वाले हैं वो इंडिया और अदर कंट्री में डेवलप करेंगे बिजनेस। कोई इतने इतने पैसे तो लोग कोई दे नहीं सकता है। एक एक आदमी के पास $1 लाख बराबर है। This is the thing. So till the front is there, Trump is there, then there is no hope of, because his impression is that that keeps the relation, or that he never reliable in relationship. उसका वो इलॉन मस्क के साथ या तो फिर कोई भी साथ वो रिलेशन में मानता नहीं है। वो म्यूजिकल मैन। तो टिल तो ये आज का जमाना में
के हिटलर है, तुम क्या कह सकते हो उसको? तो till he is here, he is there in USA, the conflict is going on. लेकिन अब तक जो यहाँ से जाने वाले जो लोग हैं उन लोगों को बेचारे को तकलीफ बहुत होगी। इसमें जो इलीगल जा रहे हैं या वहाँ H1 के वीजा के एप्लीकेशन किया है, उसका फ्यूचर क्या होगा वो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। Now how much he is, because he is empowered not to obey or not to pressurize, not to be pressurized by anybody. कि सुबह में उठा, उसका जो मूड में आया वो बोल दिया, ऐसा है। Pritesh, you say something? हाँ, Pritesh. Sure. मुझे खाली एक के दो ही बात करनी है कि रस साहब ने बोला मोरारजी देसाई भी प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से, ऐसा नहीं था। जब मोरारजी देसाई बड़ा प्रधान थे तब भारत में, तब फ्रांस पोलैंड ये सब बहुत ज़्यादा मजबूत देश थे और एनिस यूरेनियम का एक प्रॉब्लम चल रहा था। यूरेनियम ने एनिस यूरेनियम जो अपन लेते थे, अपन को फ्रांस नहीं देता था, कोई भी नहीं देता था। सब जन ये बोलते थे कि तुम एनिस यूरेनियम लेके, क्योंकि अपन 75 में धड़ाका ये परमाणु किया था, क्या तुम एनिस यूरेनियम लेके तुम एटम बम बनाते हो। अपन कहते थे कि हम लाइट बनाते हैं, हम बिजली बनाते हैं, हम बम नहीं बनाते हैं। कोई अपन को एनिस यूरेनियम देता ही नहीं था, मुख्यतः फ्रांस ही था और भी कोई देश होंगे, स्विट्जरलैंड। अच्छा, अमेरिका भी उसमें टांग अड़ाता था। अमेरिका भी बोलता था कि नहीं भाई तुम हमको प्लांट बताओ फिर हम आगे बात करेंगे। क्या सब पहले से ही जमादार रहा है अमेरिका। तो मोरारजी देसाई बड़ा प्रधान था, अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया आया, व्यवस्था होती है साहब, वो प्रेसिडेंट है तो उसकी पूरी व्यवस्था थी। ये प्रॉब्लम तो बर्निंग प्रॉब्लम था यूरेनियम का। तब मोरारजी देसाई ने कहा भाई हमारा यूरेनियम तुम जो छोड़ा, वो बोला कि नहीं तुम पहले प्लांट बताओ तो हम तुमको यूरेनियम की आगे बात करें। एनरिच्ड यूरेनियम, नॉट यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम। मोरारजी देसाई स्ट्रेट वे रिजेक्टेड कि हम कोई तुमको प्लांट नहीं बताएंगे, तुमको देना हो तो दो, नहीं तो मत दो। दिस वॉज द डिग्निटी। रस साहब बोले कि डिग्निटी नहीं है, तो मोरारजी देसाई ने डिग्निटी बताई थी। दूसरी बात, जो आजकल जब अपने बड़ा प्रधान मोदी साहब बोलते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, ऐसा कोई स्वदेशी नहीं अपनाता है। दैट वाज द मोरारजी देसाई बड़ा प्रधान। तब क्या था, ये फाइजर है, कोलगेट है, विमको है, इनका पास यानी बहुत सारी कंपनी है। तब उनका ये 100% और 90% उनका होल्डिंग इंडिया में था, शेयर होल्डिंग विदेश में था, उनकी कंपनी इधर काम करती थी। मोरारजी देसाई ने बोला कि ये सब जो बाटा है, बाटा फाइजर सब, उनका 51% इंडिया में होना चाहिए। उसके बाद देखो कि 80 से 85 तक शेयर बाजार में आईपीओ खूब आए। बाटा, फाइजर ये सब जो कंपनी थी फॉरेन, सबन के आईपीओ आए थे। इस तरह ये स्वदेशी अपनी कंपनी हुई। अब देखिए ये ऐसे कोई पीछे कहने से कोई करता होगा कि भाई चाइना की तुम सीरीज मत लगाओ, छोड़ कर सब अपने घर में रोशनी करेंगे, चाइना की हो कि इंडिया की हो, ऐसे नहीं होता है। वो पॉलिसी सेंट्रल लेवल से अच्छी होनी चाहिए। मोरारजी देसाई ने 51% होल्डिंग इंडिया का रखने का बोला था, तो सबका वो जिसका 80% 100% था होल्डिंग, वो सब कंपनी होके इंडिया के पास आ जाता 51। और ये सबके आईपीओ निकले थे, हर एक कंपनी के, आयोडेक्स के थे, सबके निकले थे। इस प्रकार होना चाहिए, खाली कहने से नहीं होता। हाँ पता था आपको। बहुत सारी बातें आई। इसको एक होलिस्टिकली अगर हम देखें समझें तो यही नजर आता है कि अगर हम जब भी इकोनॉमिक बूम और इकोनॉमिक बस्ट की बात करें
तो हर एक बूम पिछले बूम से ज्यादा गंभीर होता है, बड़ा होता है, सेलिब्रेटेड होता है, नई नई बातें होती हैं, और उसका जब डाउनफॉल आता है वो और ज्यादा सीवियर होता है और ज्यादा क्रिटिकल होता है. तो व्हाट ये रिलेशंस, इंडिया अमेरिकन रिलेशंस की अगर हम बात करें तो ये मतलब ठीक है, हम एक लिमिटेड एक लिमिटेड स्कोप की बात करें, पर इसको ब्रॉडर स्कोप के अंदर देखना पड़ेगा. ब्रॉडर स्कोप ये है कि ऐसे रिलेशंस टेंस क्यों हो रही हैं, उसके 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 उसे कुछ मेन ट्रिगर्स हमें देखने पड़ेंगे. तो यूएस का तो क्लियरली दिखता है कि मैंने पहले भी इसके बारे में बात किया है कि हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा डेट जिसको कहते हैं उधार जिसे कहते हैं वो अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर आज की स्थिति में है. सबसे ज्यादा डेट एक तरफ, और पहले भी डेट बहुत हाई था, लेकिन वो डेट को मैनेज करने के लिए उनके पास एक बहुत बड़ी मार्केट थी, एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्कोप था ट्रेड करने के लिए. लेकिन लास्ट 40 साल में वो स्कोप चला गया, वो जगह चली गई, क्योंकि चाइना ने वो जगह बहुत अच्छी तरह से अपनी ओर कर लिया, हासिल कर लिया है. तो ये खास समय है. ये कहना कि ऐसे भी कहना कि नेहरू और कैनेडी दोस्त थे या मोरारजी ने ये किया, शायद ये भी उतना करेक्ट नहीं है, बिकॉज वो समय भी अलग था. वो समय को हम आज की स्थिति में नहीं देख सकते जहाँ पे एक इस तरह का एक ग्लोबल डिवीजन, एक नया ग्लोबल डिवीजन, मतलब वो समय अगर हम रशिया और इंडिया के संबंध को देखें तो वो भी एक अलग इकोनॉमिक परिस्थिति के बैकग्राउंड में था, और आज का जो हम एक रिलेशनल इश्यूज देखते हैं वो एक अलग. कहने का मतलब है कि अभी की जो क्राइसिस है कैपिटलिज्म की, ये कोई भी पैरामीटर में उस तरह से पहले उभरी नहीं थी. और इस उभार में इस उभार में जो यूएस हर पैरामीटर में, यूएस के किसी भी पैरामीटर को आप देख लीजिए, लास्ट 40 साल का पैरामीटर मैं दिखाना चाह रही थी. अगर हम वो ग्राफ देखते, आज ही मैं क्लास में आते सबको सिखा के आई हूँ, आते तो नहीं आते के जूनियर्स को आज ही बता के आई हूँ कि वो सारे पैरामीटर्स, किसी भी पैरामीटर को आप ले लीजिए, एजुकेशन लेना चाहते हैं, रिसर्च लेना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं, डेमोक्रेसी के इंडेक्स को लेना चाहते हैं, नंबर ऑफ वॉर्स लेना चाहते हैं, कोई पैरामीटर आप उठा के ले लीजिए अमेरिका का लास्ट 40 साल में, तो वो सारा ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है, और वो सारा का सारा 80 साल पहले का आप देखेंगे तो ऐसे ऊपर जा रहा है. सो यू हैव वो ग्राफ में 10 तरह कलर्ड लाइंस हैं, एक एक पैरामीटर को दर्शा. आउटपुट ले लीजिए, एम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, वो सारे के सारे चीज अब देखिए अगर 70-80 इयर्स पहले एकदम ऊपर अपने पीक पे जा रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं तो पूरा ऐसे मतलब ड्रास्टिकली फॉल कर रहा है. वो एक यूएस का, दूसरा चाइना का, सेम पैरामीटर्स आप ले लीजिए तो पूरा उसका उल्टा पोजीशन दिख रहा है कि वो 70-80 साल पहले पूरे डाउन में था और अभी पूरी. तो ये बताने का ये जो है, फिर भी अब उनको हम हेजेमोनिक, और हाँ, इट इज अ 30 ट्रिलियन इकोनॉमी, वी आर अ 4 ट्रिलियन इकोनॉमी. तो जब वहां पे कोई आघात आएगा, वो आघात और हमारा आघात बहुत अलग है, हम उसको इस तरह से बात नहीं कर सकते. एक कोई अच्छा बता रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि हम लारी गल्ला लेके खड़े हैं एक्सपोर्ट करने के लिए और यूएस ने टैरिफ लगा लिया तो हम मोड़ लिए और कोई ब्रिज पे उठा के दूसरे देश में चले गए. इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज दूसरी कंट्रीज जो है हर जगह अभी सरप्लस है, सबके पास सरप्लस है, सब जगह. इनफैक्ट इंडिया के जो पहले एक्सपोर्ट्स है यूएस के साथ और दूसरे एशियन कंट्रीज के साथ, वहां एक बार्गेन आना शुरू हो गया है कि इसको आप कम करो, जो प्राइस पे टर्म्स आप नेगोशिएट कर रहे हो वो कम करो. बाय बिकॉज एवरी कंट्री इज नाउ डिस्टर्ब्ड, एवरी कंट्री हैज अ सरप्लस, वो हर सरप्लस अपना बेचना चाह रहे हैं. तो ये बहुत सिंपलिस्टिक एक बात होगी. तो ये इतने सारी बातें हैं, तो इसको जो मैं कंक्लूड ऐसे करूंगी, जो मुझे मतलब सही में बहुत बड़ा कंसर्न है वो ये कि इस क्राइसिस में इंटरनल इंस्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है. तो वो एक्सटर्नल तो है ही जो हम बात की है, पर इंटरनल इंस्टेबिलिटी भी हमें देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ दोज इकोनॉमिक पैरामीटर्स. और उसके कारण एक अस्तित्व, एक सिग्निफिकेंस रखने के लिए, जैसे दादा ने बताया कि दोनों देश, इंडिया और अमेरिका, एक बहुत अलग तरह का एक नेशनलिस्ट, एक पेट्रियोटिक
एक स्पिरिट खड़ा करना चाह रही है। मतलब इतना अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी डेट के रियलिटी के बीच में एक, जैसे हम कह रहे हैं कि हम हमारा एग्रीकल्चर, हमारा नेशनल इंटरेस्ट को नहीं छोड़ेंगे, वो कह रहे हैं कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो ये एक इंटरनल क्राइसिस की भी बहुत बड़ी एक, और इसकी हिपोक्रेसी भी बहुत ज्यादा क्लियर है, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर लेके अभी हाल फिलहाल में क्या किया था हम जानते हैं। पर लास्ट जो चीज और सबसे भयंकर चीज वो ये है कि ये सबकी जो चोट है सबसे ज्यादा हमारे एकदम जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है, एकदम यंग जो हमारे स्टूडेंट्स है, ये इनके ऊपर ये सारी कैपिटलिज्म के क्राइसिस की दुविधा का, और उसके कारण जो भी रेगुलेशन, लॉज, ट्रीटीज बदलेंगे, उसका सबसे ज्यादा भार और बर्डन ये जो हमारे यंग लोग हैं इनके ऊपर पड़ेगा। और उससे भी भयंकर बात यह है कि यंग लोगों को बिल्कुल भी दे आर नॉट एक्सपोज्ड टू हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, वो नहीं समझ पाते। मैं क्लास में हर बार बोलती हूँ कि यू नो व्हाट, why are you allowing others to evaluate you? You have your 10th marks, 12th marks, you know you are in a premier university. You know, why this sense of insufficiency, why this sense of inadequacy? Because कल तक तो आईटी में के आप राजा थे, आप तो अपने घर में भी भगवान थे, आप आईटी के लिए गए थे, यूएस में थे, आप बहुत बढ़िया थे, आप अपने दोस्तों के बीच में भी यू आर अ बिग अचीवर हर जगह। लेकिन अचानक एक वीजा की कोई बात आ गई तो आपकी मेरिट थोड़ी कम हुई है। जस्ट इवैल्यूएशन के जो पैरामीटर्स हैं वो कोई भी अपने क्राइसिस के हिसाब से बदलता रहे, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ बहुत बड़ी बात है वो यंग लोगों में जो एक इनएडिक्वेसी, इनसफिशिएंसी और उसको लेकर मेंटल वेलबींग का जो एक स्थिति है, ये बात इन द लार्जर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज एंड डिस्कशंस, ये जो बात है ये चीज बहुत अच्छे से नहीं आ रही। बिकॉज हर बार हर बैच में हम स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, अगर मैंने हर बार बोलती हूँ, डू यू नो यू आर अमंग द टॉप 0.05% ऑफ इंडियाज यूथ। अगर आप लोग मतलब वो आईटी का कोई बहुत बेस्ट बच्चा होगा, जब वो अच्छा ऐसी स्थिति होगी तो मेंटल वेलबींग में तो वो परेशान नहीं होगा क्या? आई मीन ही मस्ट बी जीनियस, और वो बिल्कुल जाने की तैयारी में होगा, वो बिल्कुल वहां पहुंच भी गया होगा, और ऐसा बड़ा झटका, आई मीन अच्छा से अच्छा इंसान विल गेट इनटू डिप्रेशन, विल गेट इनटू ऑल काइंड्स ऑफ। तो ये आई थिंक एक जुड़ी हुई बात है, यू नो, यंग लोगों को लेके जो हमें बहुत ही सीरियसली, और स्पेशली जो बच्चे समझ रहे हैं उनको ये चीज को बहुत अच्छे से उठाना पड़ेगा और बात करना पड़ेगा अपने ग्रुप्स में, यंग लोगों के बीच में, that this is a crisis of capitalism and not your insufficiency. ये बार आना चाहिए, नहीं तो the best phase of your life can become the most torturous phase of your life. इसलिए ये बात आनी चाहिए बस। मुझे बोला था, मुझे जो ऐड करना है, जो अमेरिका इज टोटली राइटिस्ट टाइप ऑफ थिंग्स, पूरा राइटिस्ट ओरिएंटेशंस। रिपब्लिकन आने के बाद तो रिपब्लिकन राइटिस्ट होता ही, ऐसा ही मानते हैं राहुल भाई, तो वहां रुक के आए हुए हैं। और डेमोक्रेट भी कितना लेफ्टिस्ट है, रेडिकल है, वो कहना भी मुश्किल है, एक इल्यूजन है। जैसे कांग्रेस हमारे यहाँ रेडिकल है और बीजेपी माने राइटिस्ट है, इस तरह का इल्यूजन हमारे यहाँ भी खड़ा हुआ है। इसलिए इंडिया ब्लॉक की बात भी होती है। मूल बात है कि राइटिस्ट ओरिएंटेशन होने के कारण थ्रू आउट वर्ल्ड भी, यूरोप में भी काफी एडमिनिस्ट्रेशन राइटिस्ट भी हुए हैं, अमेरिका का भी हुआ है, इंडिया का तो है ही है। और मुझे याद आता है, मैं जब स्टूडेंट था तो हम लोग उस टाइम पे स्पैन करके मैगजीन आता था अमेरिका का, आपको याद होगा। मेरे एक दोस्त ने, वो इलियट के ऊपर में इसको पीएचडी करने था, उसने छोड़ दिया। मेरे अचानक मुझे मुलाकात हुआ, तुम्हारा पीएचडी कितना दूर गए? नहीं, मैं टीएस इलियट छोड़ दिया। किसके ऊपर कर रहे हो? मैंने स्पैन मैगजीन में पोइट्री के ऊपर में कर रहा हूँ। मैं तुमने हल्का फुल्का रास्ता ले लिया, जल्दी पीएचडी मिल जाएगा तुमको। मिल भी गया उसको। तो स्पैन करके मैगजीन आता था, और सब क्लब में फ्री में आता था। अब सब उसमें स्पैन में भी पोइट्री चाहते थे। उसने पीएल 480 फोर्ड फाउंडेशन, अगर एमएस यूनिवर्सिटी आप जाएंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट जाएंगे, देखा है कि वहाँ फोर्ड फाउंडेशन स्कीम में एजुकेशन डिपार्टमेंट बनी हुई है, वो तख्ते में लिखा हुआ है। हमारा जो 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बना,
PL 480 की है। एक भुवनेश्वर में है, एक गुजरात में है, एक पंतनगर में है और एक कहाँ है मुझे याद नहीं है। 4 दिशा में 4 यूनिवर्सिटीज है। ये PL 480 के आधार पर बना और कौन सी सीट क्या होगा नहीं होगा ये सब चीज को ताइचुंग RR 448 जगन्नाथ ये सब उसी के टाइम पे आया सब। खास कोर्स ऑफ स्टडीज अभी हम RSS कोर्स स्टडीज बदल रहा है, ये हम ज्यादा सोच रहे हैं। RSS डिक्टेट करता है, हिस्ट्री कोर्स बदल गया, साइंस भी बदल रहा है, पॉलिटिकल साइंस भी कोर्स बदल रहा है, हिस्ट्री तो बिल्कुल बदल ही रहा है, कोर्स से कोर्स निकाल रहे हैं। उस टाइम पे था PL 480 में एजुकेशनल कोर्स में खास ह्यूमैनिटीज में वो बदलता था। जैसे यह सोशल साइंस करके हमारा सब्जेक्ट बोला जाता था, कुछ साल बाद सोशल साइंस को बदल के हो गया सोशल स्टडीज। पॉलिटिकल साइंस था, पॉलिटिकल साइंस बदल के पॉलिटिकल स्टडीज। हिस्ट्री भी ऐसा ही, हिस्ट्री का अप्रोच बदल गया, पहले से बदला हुआ था और भी बदला और भी डाइल्यूट हो गया। तो ये RSS का इन्फिल्ट्रेशन में काफी बदला हुआ है। लेकिन अमेरिका का जो इंटरेस्ट यहाँ जब आया, एजुकेशनल कोर्सेज भी बदला हमारा, यहाँ काफी बदला। और भी अमेरिका का जो बात है, हमारा मिलिट्री बजट किस तरह डायरेक्ट होगा, कहाँ क्या परचेज करना है क्या परचेज नहीं करना है, वो डिसाइड तो वो लोग करते हैं, डेविड डिसाइड। अभी मान लीजिए मिग गया, मुझे दुख नहीं है मिग तो, लेकिन मिग का जो पार्ट्स है वो रशिया से परचेज नहीं होता था। वो तो यहाँ चंडीगढ़ में या लुधियाना में अमृतसर में वो लेद मशीन बनाते थे और जल्दी मेल्ट भी हो जाता था। और रशिया वाले बोलते थे आप हमसे क्यों नहीं ले रहे पार्ट्स, अभी इसको छोड़ के भी फ्रांस से, अमेरिका से, यहाँ से वहां से ये सब ले रहा है। अभी मान लीजिए अभी जो प्लेन का क्रैश जो हुआ अभी जो भी हमारा सिविल हॉस्पिटल में, क्या प्लेन का नाम है वो जो क्या बोइंग बहुत बड़ा बोइंग है, ये डिफेक्टिव सब लोग बोल रहे हैं, कभी कभी आ जाता है। आज ही कल ही सुप्रीम कोर्ट का जज ने बताया कि क्या रिपोर्ट दिया है आपने, आप जुडिशरी इंक्वायरी करो, आप बात आया। तो ये जो इस तरह अपने अपने चीज को बिक्री करते रहते हैं, डिफेक्टिव थिंग्स को बिक्री करते रहते हैं और पुश करते हैं, माने फालतू चीज। और भी जो आर्म्स का जो है, आज आप पढ़ा होगा आपने, मोरक्को ने, टाटा ने इंडिया के लिए आर्म्स का फैक्ट्री बनाया है। कहा? मोरक्को। ये खाली दाखला है, टाटा का फैक्ट्री है और उसको जाके हमारे राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। तो मोरक्को में आपका फैक्ट्री बना है आर्म्स बनाने के लिए इंडिया, और टाटा का, और राजनाथ सिंह जा रहे हैं इसको उद्घाटन करने के लिए। तो ऐसे आर्म्स, आज आर्म्स का इंपोर्ट आते हैं इंडिया को। ऐसा बोला जाता है कि आर्म्स का बहुत सारा सेल इंडिया ज्यादा करता है वर्ल्ड में, अमेरिका से लेता है, इंडिया का स्टैम्प लगा के बिक्री होता है, आर्म्स सेल होता है। मौत के सौदागर ही हो, ये मौत के सौदागर है। तो ये सब चीज जो है, मुझे दुख की बात है, हम यहाँ थोड़ा हम तो कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, बट व्हाई आवर फ्रेंड्स दोज आर इन अमेरिका नाउ इतने मोहित क्यों हो गए हैं, दुखी क्यों हो रहे हैं? लात खाए तो चले आओ ना भाई, मारो लात और चले आओ, डिग्निफाइड जिंदगी जियो। नहीं, किसी तरह पकड़ पकड़ के हमको रहना है। एनी हाउ डॉलर और रास्ता निकालना है, इसको पकड़ो, रिपब्लिकन वाला पकड़ो, डेमोक्रेटिक वाला को पकड़ो, उसको वो MNC वाले को पकड़ो, वो अदानी वाले का, रिलायंस वाले को पकड़ो, वो कर देगा, मैं रह जाऊंगा, किसी तरह मेरा वीसा मिल जाएगा, मेरा कार्ड मिल जाएगा, वो हो जाएगा, किसी ना किसी तरह रहने के लिए वो होता है। अगर वही लोग, जब हमारे घर में जब भाई में झगड़ा होता है, कुछ भाई ने और किसी को कुछ बोल देता है, कैसे झगड़ा हो जाता है, घर छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, और वहां लात खाते हैं। और यही हमारे यहाँ इतना अपमान करते हैं, मतलब ये मुसलमान को अपमान करते हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान तो बन चुका है, वो कहाँ जाएंगे लोग? Where will they go? तो ये सब चीज जो हो रहा है, इसी चीज में एक प्रकार का एक साइकोलॉजिकल, एक कल्चरल, एक एजुकेशनल, हर चीज क्राइसिस दिख रहा है। और ये हमारे जो बड़ा जो है, ये ओनली जो बड़ा देसाई के बात उन्होंने बताया, बराबर ही बताया, आपने एक स्टेट का हेड करते हैं, आपकी बिहेवियर, आपका वलन, आपका अटरेंसेस, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज, ये सब चीजों में एक नेशन की एक छवि बनती है। तो क्या बना रहे हो आप? क्या बना रहे हो? पता नहीं मेरे यार है, मेरा दोस्त है, फोन आ गया तो आप बदल गए, पिघल गए, फिर बाद में वीजा का, तो फिर आप क्या करोगे? चाइना के साथ में आपने दुश्मनी मोल लिया। एक बॉर्डरिंग, अगर इंडिया एज ए कंट्री किसी भी नेबरिंग स्टेट के साथ उसका अच्छा संबंध नहीं है,
ना सीलोन के साथ, ना बांग्लादेश के साथ, ना पाकिस्तान के साथ, ना चाइना के साथ, ना बांग्लादेश मालदीव के साथ, ना किसी के साथ भी नहीं। आपका किसी के साथ अच्छा संबंध भी नहीं है, यू डोंट हैव गुड रिलेशनशिप। तो ये अगर चाइना के साथ आप तो बहुत बड़ा आपका है, आपका 62 का प्रॉब्लम है, बॉर्डर के इश्यू आप लोग अभी भी समाधान कर नहीं रहे हो, आप लोग यू आर नॉट सेटलिंग इट डाउन। कभी ना कभी पूछपाछ होता है, मारामारी होता है, धक्का मुक्की होता है, और चाइना के साथ आप एक भी चीज परचेज नहीं करेंगे, फिर भी मेड इन चाइना, और क्या है क्या बोलते हैं इसको, प्रोसेस्ड इन चाइना मेड इन इंडिया, ऐसा कुछ मतलब माल बिक्री यहाँ होता है। इस तरह से आप माल को यहाँ चाइना का माल यहाँ लाते हो। तो अगर आपका जो ऐसा इंटरेस्ट में अंबानी का इंटरेस्ट भी है और अदानी का भी इंटरेस्ट भी है, हमारा कितना इंटरेस्ट है पता नहीं है, ये जो इंटरेस्ट है। तो ये जो है मिनिमम एक अनडिग्निफाइड हमारे एज इंडियन जो इसकी प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए बाकी देश में, थ्रू एक प्राइम मिनिस्टर, थ्रू ए स्टेट्समैन, उसका एक होता है। क्या मैं अपना डिग्निटी क्या रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम पे लूंगा? टैगोर हमारे ऐसे थे। क्या मैं गांधी जी के नाम पे लूंगा? क्या मैं मेघानी जी के नाम पे लूंगा? क्या सत्येंद्र बोस के नाम पे लूंगा मैं? अगर हमारे स्टेट्समैन जो प्राइम मिनिस्टर जो है अगर इस तरह से मैंने ये करते रहेंगे, डूबियसली बिहेव करते रहेंगे, तो क्या होगा इसका? लोग का कैरेक्टर, नेशनल कैरेक्टर में असर पड़ेगा उसका। मुझे लगता है कि आज हमारा जो है डिग्निटी जो है, और पेरेंट्स जो है, जो लड़के लोग को छोड़ा है उन्होंने, उनका भी एक डिग्निटी की बात भी है। उनको भी चेतावनी भाई, डॉलर इज नॉट एवरीथिंग, डॉलर सब कुछ नहीं है। माँ बाप भी होते हैं, स्नेह श्रद्धा भी, ममता भी होता है, अफेक्शन भी होता है, लव भी होता है, और लगन भी होता है। मानोगे लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जैसे बर्मा के टाइम पे मुझे याद है जब ये 1947 में, शायद 46 47 में, जब लोग इंडियन को निकाला, पूरा 1 करोड़ पैसा तक भी मैंने लेके नहीं आ पाए। सब लोग जो धोती कपड़ा पहने थे उसी को पहन के भी लोग इंडिया में आना पड़ा। ऐसा भी हुआ है उगांडा में जो हुआ, तो इंडियन लोग को नहीं आना पड़ा ऐसा। तो आके वो लोग जी नहीं रहे हैं। अगर आप आ जाएंगे तो आप जी नहीं पाएंगे, आप इंडिया में आपको नौकरी नहीं मिलेगा। हाँ, आपको 10 लाख नौकरी नहीं मिलेगा, 2 लाख तो जरूर मिलेगा, या 1.5 लाख मिलेगा, और इंडिया के सामने आप चल भी जाओगे आप। तो ये सब चीज है, मुझे इंडियन के ऊपर भी ज्यादा बड़ा खुंदस आ रहा है कि ये अपमान को अपमान के हिसाब से ले नहीं रहे हैं, और ये एक नेचुरल हिसाब से ले रहे हैं, और किसी तो रास्ता निकल जाएगा। मोदी है तो सब कुछ क्या है, मुमकिन है। तो मोदी कुछ ना कुछ कर डालेंगे। क्या कर डालेंगे? क्या करेंगे शायद कुछ करेंगे, और कुछ मैंने आज ही रशिया का ऑयल परचेज करना है, 1 नंबर हुआ, फिर और कितना नंबर आएगा पता नहीं। तो और 2 मजूर जो है, 4 तरह का वीसा है। जो मजूर लोग का तो 2 वीसा है, उसको गोल चुकड़ी। नंबर 1 जो वीसा, 4th वाला जो वीसा जो है, वो उसके लिए कोई चिंता नहीं है। दे आर इन द क्या बोलते गोल्डन प्लेट में बैठे हुए हैं लोग। वो लोग जो है बैठे हुए हैं आज एक पेपर गोल्डन प्लेट में बैठे हुए हैं। वो जो नंबर जो चौथा वाला जो वीसा वाला जो है, इस तरह से भारत के अगर आप डिवीजन करोगे लोगों को, अभी हमारा कोई बात नहीं करता है कि दुबई में हमारे लोग गए। दुबई में हमारे इतना टेक्नोक्रेट जाते नहीं, गरीब लोग जाते हैं, मजदूर लोग जाते हैं, केंद्रापड़ा का लोग जाते हैं, बिहार का, यूपी का लोग जाते हैं। वो प्लम्बर का काम करते हैं, कारपेंटर काम करते हैं, डेली मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, वही लोग जाते हैं। इसके लिए कोई चिंता नहीं है। अगर मर भी गए तो कोई चिंता नहीं है। अमेरिका का जो जाता है वो नंबर 1 पर्सन मेरे पेरेंट्स के लिए भी, और देश भान में जाए। ये बहुत बड़ा मुझे मेरा मन में कुछ फूटता है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भी कर रहे हैं क्यों ना करें, अगर वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, अगर हम इसको बराबर इसको डिग्निटी के हिसाब से लें तो मोदी जी भी करेक्टेड होंगे, मोदी जी भी ठीक ठाक रहेंगे। और अमेरिका का जो एंटी बैलिस्टिक डिजाइन जो है वार करने का, वो वार करना, इसी को दबाना, इसको नाक दबाना, वहां बॉम्ब फोड़ दूंगा, वहां मार दूंगा, वहां कर दूंगा, ये जो धमका धमकी है, इसके सामने एंटी इम्पेलिस्टिक एक ग्रुप इंडिया का जो रोल था जमाने में, जो पहले जमाने में था 59 61 में टाइम में था, उसको फिर से करना जरूरी है। वो करेंगे तो क्या मोदी की, ये ट्रम्प किया, जो भी आएंगे वो सब सीधा रहेंगे। एंटी इम्पेलिस्टिक जो डिजाइनिंग जो है उसके सामने अगर खड़े रहेंगे तो कोई भी वेस्टर्न कंट्री हो जिनका डिजाइन है या मोदी ट्रम्प है, वो सीधा साधा रहेंगे। मुझे लगता है कि इस तरह से अगर हम इसको स्पिरिट को ले, चर्चा इसीलिए हम कर रहे हैं कि अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत पैसादार कंट्री है, लेकिन लोग नहीं होगा। मान ली सब चले, अगर मान ली चाइनीज, जापानीज, मैक्सिकन सब लोग चले जाएंगे तो अमेरिका क्या करेगा? डॉलर खाएगा, आइसक्रीम खाएगा, तो ऐसा ही होगा उसका हालत। पैर पड़ेगा। जैसे सूरत में 19 कब राइट हुआ 95 में वो निकाला उनको प्लेग के टाइम पे। ये अमित शाह और हमारा अशोक भट्ट उड़ीसा गए थे, जगन्नाथ मंदिर में सबको इकट्ठा किया, वहां जगन्नाथ मंदिर का ये माथे रख के बोला
हम इनको सुरक्षित कर रखेंगे, उड़िया वर्कर को सुरक्षित रखेंगे। ये करने के बाद उड़िया वर्कर्स आए। अगर मान लीजिए सूरत में उड़िया वर्कर, बिहारी वर्कर, यूपी वर्कर नहीं रहेंगे तो क्या होगा सूरत का? वहां जो सॉन्ग होता है ना पावरलूम का, वो खत्म। सौराष्ट्र का जो अगर डायमंड का जो हालत भी हुआ है, अभी एक भी आपको समाधान करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आज के आज पूरा सुसाइड कर रहे हैं सूरत में सर, सौराष्ट्र के लोग। हालत खराब हो गया है। एड्रेस द प्रॉब्लम्स। आप यही नवरात्रि में अमित शाह आज आप यहाँ हो, मोदी यहाँ आते रहते हैं, ये 12 प्रति 15 दिन में दो बार दोनों आते रहते हैं, पूरा चौकीदारी करते हैं इंडिया को। तो व्हाट आर वो डायमंड वर्कर्स? डायमंड वर्कर जो आज का हालत जो खराब हुआ है बिकॉज ऑफ दी अमेरिका का कारण ये हुआ है। जैसे राहुल भाई ने बोला या जो हमारा यहाँ जो टेक्सटाइल्स का जो बात है, कॉटन के बारे में ड्यूटी फ्री कर दिया आपने, कि किसके लिए किया आपने? ये सवाल, ये मूवमेंट, अवेयरनेस, ये सब होना चाहिए। ये जब होगा देन मोदी भी ठीक रहेंगे और वहां ट्रम्प भी ठीक रहेंगे। इतना ही मुझे कहने का। मैं जो बताना, अभी तो डिस्कशन तो हम खत्म करते हैं। एक अनाउंसमेंट है कि प्रकाश भाई हमारे जो कन्वीनर है वो अगले गुरुवार को बात को रखेंगे। तो अभी से मैं बता देती हूँ, ऐसे तो तबीयत के कारण रेगुलरली हमारे साथ नहीं आ पाते, पर फेसबुक में जुड़ते हैं, डिस्कशन सुनते हैं। और उनका अभी मैसेज था कि अगले गुरुवार को प्रकाश भी बात करेंगे, खास करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के 100 साल हो रहे हैं, उसके रेफरेंस में पूरे देश की पॉलिटी के बारे में वो बात करेंगे। ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। सबका धन्यवाद।